हेलो फ्रेंड्स, विस्पर ऑफ वेलनेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस करने वाले हैं और ये विषय इतना खास है कि इस एपिसोड को हर किसी को देखना चाहिए, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी ग्लैंड के बारे में जो दिखने में बहुत छोटी है, पर उसका प्रभाव हमारी बॉडी और हमारे स्वास्थ्य पर बहुत गहरा है। ये छोटी सी बटरफ्लाई शेप ग्लैंड हमारी बॉडी का एनर्जी पावर हाउस है। ये हमारी मेटाबॉलिज्म को, मूड को, हमारे इमोशंस को और यहाँ तक कि हमारे हार्मोन्स को भी रेगुलेट करती है। फिर भी शॉकिंग ट्रुथ ये है कि थायराइड ग्लैंड और थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर दिया जाता है या तो उन्हें बहुत ही आम समझा जाता है। इसलिए आज हम बात करेंगे थायराइड रिलेटेड इश्यूज के बारे में और साथ ही समझेंगे थायराइड प्रॉब्लम के पीछे का साइकोडायनामिक और इमोशनल कॉज क्या है, और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्यों थायराइड प्रॉब्लम फीमेल में ज़्यादा देखने को मिलती है मेल से। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू को भी समझेंगे, किस तरह से थायराइड प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी और पीसीओडी से कनेक्टेड है। तो आज की इस ब्यूटीफुल जर्नी में हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर नीलम राहलकर, जो कि एक होम्योपैथिक एक्सपर्ट है, योगा इंस्ट्रक्टर, काउंसलर और साथ ही बेहतरीन क्लासिकल डांसर हैं। डॉक्टर नीलम एचएचएफ एकेडमी की विजनरी डायरेक्टर भी हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर नीलम राहलकर फ्रॉम नासिक। Welcome Neelam ma'am, welcome to Whisper of Wellness. Thank you so much. Thank you Shilpa. And आज मैं ये डायस से आप मेरे कुछ थॉट्स शेयर कर पाऊंगी, सो आई एम रियली हैप्पी। Yes, sure मैम। मैम, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सबसे पहले जो है हम ये जानना चाहेंगे कि थायराइड ग्लैंड क्या है और इससे मतलब इसका हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंस क्या है। जी, ये बहुत ही बेसिक चीज है जो सबको पता होनी चाहिए कि Yes. थायराइड ग्लैंड हम अगर देखा जाए तो इट इज अ मेन ग्लैंड फॉर द मेटाबॉलिज्म। ओके, सो हम उसको Yes. सबसे इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं ना, इट इज द मास्टर ग्लैंड फॉर आवर Yes. मेटाबॉलिज्म। और अगर एनाटॉमिकली भी अगर हम देखा जाए तो हाउ द थायराइड ग्लैंड इज प्लेस्ड एग्जैक्टली अबव द एडम्स एप्पल, राइट? So it is placed in your neck area. So when this thyroid we can easily palpate, or we can even clinically palpate, and clinically कुछ signs होते हैं जिससे हमें thyroid gland के diseases पता चल सकते हैं. So Yes. It is that easily visible to us. And वो जो है वो हमारे head neck को divide करता है अपने body से। अगर देखा जाए तो इट इज प्लेस्ड एट अ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लेस इन आवर बॉडी, एंड ये हमें बहुत चीज़ों से रिलेटेड हेल्प करता है, इवन इन द डायग्नोसिस एंड इवन जैसे हम आगे डिस्कस करेंगे केस टेकिंग में या साइकोडायनेमिक लेवल पे, ये हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत सारी चीज़ें इससे पता चलती है। नाउ इसको इतना मास्टर ग्लैंड क्यों बताया गया है ना शिल्पा? हमने अभी Yes. पढ़ा है हमारे जब हम सीख रहे थे, Yes, तो ma'am. हमें यही सिखाया गया कि इट इज अ मास्टर ग्लैंड, बहुत ही मेटाबॉलिकली इम्पोर्टेंट ग्लैंड है। एंड इसको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ योर एंटायर बॉडी। सो जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो हम कॉमनली जो गिनते हैं, उसके लिए ये थायराइड के जो हॉर्मोन्स है दे आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। So Yes. it regulates our BMR, our digestion, women's में even the fertility से related, okay, hormonal control से related. So ये सारी जो चीजें हैं, मतलब हार्ट रेट कंट्रोल करना, डाइजेशन कंट्रोल करना, सो बेसिक जो मेटाबॉलिक पूरे बॉडी का जो है वो ये ग्लैंड कंट्रोल करती है। सो इट इज बेसिकली फ्रॉम आवर ग्रोथ, this I want to say कि right from our birth, this gland controls our entire metabolism of the body. So उसकी एक्शन सिर्फ हार्ट पे है या फिर लीवर पे है या फिर सिर्फ अपने डाइजेशन सिस्टम पे है, तो ये ऐसा नहीं है। इट कंट्रोल्स द एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। Yes. तो जो T3 एंड T4 ये जो इम्पोर्टेंट थायराइड हार्मोन्स हैं जो सिक्रीट होते हैं फ्रॉम आवर थायराइड ग्लैंड, ओके, सो इसकी एक प्रोसेस है सिक्रीशन की।
सो वो मैं क्विकली आपको बताना चाहूंगी कि हाउ दिस बिल्कुल मैम। is there because the T3 and T3 is the active molecule and T4 is also an active, but again T4 is converted into T3. सो एक T3 का मेन रोल क्या है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे बॉडी के लिए? सो दिस T3 वर्क्स एट अ जेनेटिक लेवल, यस। and it goes at a genetic level and it DNA का ट्रांसक्रिप्शन करता है, एंड देन उस सेल का जो भी रोल होगा, कि जैसे हार्ट सेल्स होंगे, हार्ट से रिलेटेड होंगे, पंपिंग का एक्शन है तो उसको वो एक्टिवेट करेगा। लीवर का होगा तो वहां पे मेटाबॉलिज्म लाइक रिलेटेड टू आर फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, इनका मेटाबॉलिज्म को वो एक्टिवेट करेगा। डाइजेशन से रिलेटेड है तो हमारे डाइजेशन के सेल्स हैं उसमें, उसको वो एक्टिवेट करेगा, उनके फंक्शंस को ये एक्टिवेट करता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई T3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन इन आवर बॉडी व्हिच इज रिक्वायर्ड। हाँ बोलिए बोलिए शिल्पा। मैम जैसे आपने अभी बोला ना, तो उससे क्या समझ में आ रहा है कि ये बॉडी के सारे जितने हमारे मेजर सिस्टम है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सबके ऊपर इसका कुछ ना कुछ जो है प्रभाव पड़ रहा है। राइट, यस। या सो ये जो प्रभाव जो गिरता है ना, इसी वजह से वो इवन अपने जो ग्रोथ है बोन्स के ऊपर, अभी जो बोन का जो डेंसिटी है या फिर उसकी लंबाई है, तो उसको भी ये रेगुलेट करवाता है। सो इट मेक्स इट एक्टिवेट्स द सेल्स टू एक्ट व्हाट पार्ट दे आर बीन गिवन। तो अब ये सब होता कैसे है कि अभी एक बॉडी में एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? यस। अभी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है अभी उसको फिल करना है, क्योंकि यहाँ से तो डिमांड आ गई है बॉडी में, हमको ये हार्मोन चाहिए। अभी ये जब डिमांड आती है तो जो हम लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा था, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं कहने की कोशिश करूंगी, सो दैट वो थोड़ी बेसिक्स हमारे और क्लियर हो जाएंगे। तो ये जो है समझ लो कि हाइपोथैलेमस है, राइट? सो द मेन ग्लैंड इज हाइपोथैलेमस, जो सिक्रीट करती है। क्या सिक्रीट करेगी? तो TRH, द थायराइड रिलीजिंग हार्मोन। ओके, यस। तो आप समझ लीजिए कि ये जो हाइपोथैलेमस है, आप उनको घर के जो करता है उनको फादर मान लीजिए, बिकॉज ही इज द मेन कंट्रोलर, ओके, इन योर ब्रेन। सो उसके ही नीचे रिलेटेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, जब अभी फादर घर में कमा के लाएगा, बराबर, तभी घर के सारे नीड्स कंप्लीट होने वाले हैं, कंप्लीट होंगे। तो फादर क्या करेगा? फादर उसका एक काम करके देगा कि वो TRH है वो सिक्रीट करके पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा। ओके, सो हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो वो फिर सिक्रीट करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज द TSH। सो मेनली TSH कहाँ से सिक्रीट होता है? तो वो पिट्यूटरी ग्लैंड से। तो दैट हम एक मदर मान लेते हैं। ओके, सो शी इज द मदर, क्योंकि अब वो जो करेगी वो अभी बच्चों को फीड करेगी ना, राइट? क्योंकि यहाँ पे जो T3 एंड T4 है वो बच्चे हैं, राइट, जो कि थायराइड ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। सो जो TSH हुआ, जो वो माँ है, वो फिर वो बच्चों को जब प्रोवाइड करने के लिए, पर साथ में वो ये भी देखती है कि उनकी भी खुद की ग्रोथ होनी चाहिए, जो कि थायराइड ग्लैंड है। ओके, यस। सो फिर वो जाके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, जो कि समझ लो घर की बड़ी बेटी होगी, है ना, जो एल्डर होगा घर में। तो फिर वो आगे का काम संभालती है, और वो जो आगे का काम संभालती है तो उसमें वो T3 एंड T4 रिलीज होते हैं। अभी उसमें भी कैसे होता है शिल्पा, कि T4 है वो ज्यादा सिक्रीट होता है, एंड हाउ डज इट हैपन कि थायराइड ग्लैंड इज जस्ट मेड ऑफ अ सेल्स, ओके, देयर आर फॉलिकल सेल्स, एंड उसको रिक्वायरमेंट फॉर्मेशन के लिए क्या सबसे जरूरी है? तो आयोडीन है, आयोडीन, यस। ओके, सो T4 जो है वो ज्यादा बल्क में बनता है, फ्री रेडिकल, एंड T3 थोड़ा कम बनता है, बिकॉज इट इज अ वेरी एक्टिव, कांस्टेंट एक्टिव रहता है। जो घर में एक हाइपर एक्टिव बच्चा होता है, आप ये समझ लो, जो सबको जाके स्टिमुलेट करते रहता है, कभी एक जगह शांत नहीं हो सकता, तो उसकी क्वांटिटी मोस्टली कम होती है।
एंड T4 जो Yes. घर में बड़ी बेटी होती है, जो बड़ा बच्चा होता है, वो हमेशा मैच्योर, शांति से सब रिलेट करते रहता है। सो फिर क्या होता है, ये T4 जब फॉर्म होता है, तो जब बॉडी में रिक्वायरमेंट आती है, तो इस T4 में से T3 निकालकर जो T3 का यूज होता है पूरे बॉडी में। सो ये Okay. अपनी हो गई एक बेसिक थायराइड ग्लैंड और थायराइड से रिलेटेड फंक्शनिंग इन आवर बॉडी। शायद को ये ज्यादा सिंपल हो जाएगा शिल्पा। बहुत सिंपल हो गया मैम, मतलब फादर, मदर और डॉटर के कॉन्सेप्ट से मतलब कोई लेमैन भी इसको आसानी से समझ सकता है अब। राइट राइट। यस, क्योंकि जब हम कॉलेजेस में वगैरह पढ़ते हैं तो वो बहुत बड़े बड़े टर्म्स हो जाते हैं, एंड फिर यस, उसको याद रखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। यस, यस। मैम जैसे कि अभी आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाया, तो उससे ये भी पूरा समझ में आया कि किस तरह से थायराइड ग्लैंड और जो हार्मोन रिलीज हो रहे हैं वो हमारी बॉडी के हर सेल्स पर जाकर जो है कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, उसको एक्टिव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी थायराइड प्रॉब्लम को इतना मतलब इग्नोर क्यों किया जाता है या उसको इतना आम समझा जाता है, उस पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ऐसा क्यों? सही है कि ऐसे होता है बिकॉज मोस्टली सी दीज आर ऑल हार्मोनल एक्टिविटीज। हार्मोन्स कभी कम हो सकते, कभी ज्यादा हो सकते, तो वो बैलेंस में भी आ जाते हैं। सर्टन चीजें होते हैं उससे हार्मोन्स बहुत बार नॉर्मलाइज हो जाते हैं और चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। अभी जैसे यस, कभी ऐसे होता है बीच में कि आपका वेट गेन होने लगता है, कभी कॉन्स्टिपेशन लगने लगता है, और फिर आपको ब्लोटेड फील होने लगता है, पर फिर से 4-5 दिनों के बाद अगेन यू कम टू द नॉर्मल। सो हर बार आप ये डिटेक्ट नहीं कर पाते कि अरे आपको तुरंत थायराइड जितनी तकलीफ हुई होगी, बिकॉज इट इज एक्टिंग ऑन योर एवरी सेल ऑफ द बॉडी। एंड बेसिक बेसिक चीजें होती है जैसे लिथार्जिक फील होना और फिर कुछ काम करने का मन नहीं करना। सो ऐसे फेजेस दिन भर में आते जाते रहते हैं। एंड दूसरी है कि आप निग्लेक्शन, अगर वो बहुत ज्यादा लेवल पे है, फिर भी कुछ ऐसे रहते हैं कि बाबा खुद के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते, तो ये हमें अपने कैटेगरीज पता चलती है केस टेकिंग के टाइम पे। कुछ लोग थोड़ा कुछ हो जाए तो तुरंत बताने के लिए आते हैं, अरे मेरे को कुछ क्या हो गया, और फिर ये डॉक्टर ये इतना तो नहीं रहेगा ना। तो हम मोस्टली स्टैमोनियम वगैरह ये सारे रेमेडीज की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं यस, जो नहीं इतना ध्यान देते, या फिर वो खुद को प्रायर कभी नहीं समझते, तो वो एक सेट ऑफ रेमेडीज हमारी तुरंत आने लगती है। सो जो अप एंड डाउन चलते हैं उसमें एक तो इंसान निग्लेक्ट करता है, और दूसरा ऐसा है कि एक अवेयरनेस, बेसिक अवेयरनेस जो है कि बाबा थायराइड ग्लैंड इज रियली दैट इम्पोर्टेंट फॉर योर बॉडी फंक्शनिंग। बिकॉज थायराइड क्या करती है ना, आपकी ग्रोथ रिलेट करती है, आपकी थ्रू आउट जो जर्नी है, जो थ्रू आउट ग्रोथ है, मतलब वो फिजिकल ग्रोथ हो, मेंटल ग्रोथ हो। सो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन फॉर अस टू सिक्रीट द हार्मोन। सो यस। बेसिक निग्लेक्शन, अवेयरनेस, ये सारी चीजें रिलेट होती है। यस मैम, लास्ट पार्ट जो आपने बोला ना कि अवेयरनेस की कमी, एक्चुअली में थायराइड के साथ ये ज्यादा कोरिलेट इसलिए है क्योंकि ज्यादातर हम बाकी प्रॉब्लम्स पर या हेल्थ इश्यूज पर ध्यान देते हैं, लेकिन थायराइड को लेकर अवेयरनेस सच में बहुत कम है। जी एक समय था ना जब वो थायराइड मतलब गोइटर का प्रॉब्लम ज्यादा हो रहा था इंडिया में, तो उसके लिए जो है आयोडाइज सॉल्ट निकाला गया कि आयोडीन की कमी से, मतलब राइट। उस समय वो बहुत ध्यान दिया गया, लेकिन उसके बाद जो है वो आउट ऑफ फोकस हो गया, ऐसा हो गया। बिकॉज हम सब आयोडीन युक्त नमक खाने लग गए, पर साथ यस, में लोग ये भूल गए शिल्पा कि साथ में कुछ स्ट्रेस फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए। और ये जब हम ध्यान नहीं देते, तब ये स्ट्रेस फैक्टर्स है वो हमारे किसी ना किसी बॉडी पार्ट को वो पकड़ लेते हैं, यस, जो अपनी बेसिक एक एफिनिटी जहाँ पे होती है। तो वो जो एफिनिटी होती है, तो उसके रिलेटेड फिर ये सब चीजें, आई थिंक ये धीरे धीरे अभी अवेयरनेस काफी बढ़ भी रहा है, और आपके थ्रू तो ये और बढ़ भी जाएगा। यस।
मैम जैसे थायराइड में हम दो तरह की प्रॉब्लम्स ज्यादा देखते हैं, एक तो हाइपोथायराइडिज्म और दूसरा हाइपरथायराइडिज्म। लेकिन साथ में हमें और भी जो है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं, गोइटर और भी बहुत से हैं। तो इनको हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, मतलब कैसे समझ सकते हैं कि एक पर्सन को जो है हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, गोइटर है या कुछ और थायराइड रिलेटेड इशू है? ओके, सो बेसिकली जैसे हमने अभी थायराइड का बेसिक रोल या थायराइड थायराइड के हार्मोन्स कैसे सिक्रीट होते हैं ये अभी हमने जाना। तो साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि उससे रिलेटेड डिसीजेस है वो कैसे हमें क्लिनिकल लेवल पे अभी ये पकड़ने हैं, राइट? सो हाइपोथायराइड इज बेसिकली रिलेटेड टू द लेस सिक्रीशन, ओके, जहाँ पे TSH T3 T4 कम हो जाता है, ओके। पर अभी इसमें भी टाइप्स होते हैं। सो ये जब टाइप्स होते हैं और कुछ टाइप्स जो है वो है सब क्लिनिकल टाइप्स, तो ये हम क्लिनिक में पकड़ सकते हैं। वो थोड़ा डिटेल्ड हो जाएगा तो वो हम फिर कभी देख सकते हैं। पर एक ग्लांस में अगर हम बताएं सिंपल फॉर्म में, सो हाइपोथायराइड में भी 3 टाइप्स होते हैं, प्राइमरी हाइपोथायराइड, सेकेंडरी हाइपोथायराइड एंड टर्शरी हाइपोथायराइड। तो प्राइमरी हाइपोथायराइड में कैसे होता है ना कि जैसे हमने अभी जो पूरा साइकिल पढ़ा था तो उसमें कैसे होता है ना कि बेसिक थायराइड ग्लैंड है ना वो जवाब दे देती है, जैसे कि उसको प्रोड्यूस करना ही नहीं है, वो अभी गिव ऑफ करती है पहले। मतलब हाइपोथैलेमस होता है, जो पापा है मम्मी है सब प्रॉपर अच्छा चल रहा है, पर घर के जो बच्चे हैं ना वो बच्चों ने अभी क्या बोलते हैं वो स्ट्राइक पे चले जाते हैं। तो ये जो स्ट्राइक जो हो जाती है, तो ये स्ट्राइक होने के बाद तो बेसिक T3 या T4 ये पूरे बॉडी में जो है वो हल्ला गुल्ला मचा देती है और वो उसकी वजह से फिर ये हाइपोथायराइड के सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। जो सेकेंडरी होता है उसमें बच्चे तो ठीक होते हैं, जैसे कि थायराइड ग्लैंड इज वर्किंग प्रॉपर्ली, पर सेकेंडरी में क्या होता है कि इट गोज एट अ हायर लेवल, वहां पे द मदर दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड जो TSH सिक्रीट करती है। तो बेसिक जो ये TSH सिक्रीट करती है तो उसमें प्रॉब्लम आती है, वो स्ट्राइक पे चली जाती है। तो मम्मी बोलती है कि अब मैं कुछ नहीं करूंगी, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं संभाल पा रही, तो मेरे से इतना डिमांड कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो वो स्ट्राइक पे चली जाती है। जब वो स्ट्राइक पे चली जाती है तो फिर वो वहां पे वो सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म रिलेट होता है, जहाँ पे हाइपोथैलेमस तो ठीक से काम कर रहा है पर थायराइड को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर जस्ट बिकॉज TSH नहीं मिलता है तो T3 और T4 भी लो हो जाते हैं, साथ में लो हो जाते हैं। हाँ, तो ये सभी लो हो जाता है, तो उसके वजह से ये सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म से रिलेट होता है। एंड देन उसके बाद जो है रिलेट होता है कि टर्शरी, जहाँ पे हाइपोथैलेमस ही स्ट्राइक पे चला जाता है और वो बोलता है हाँ फादर ही कुछ करते नहीं है, या फिर वो जो फादर होते हैं वो उनका एक तो जॉब चला जाता है या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको करना ही नहीं होता है, राइट? मेरे को नहीं संभालना, तू देख तुझे क्या करना है, मैं तो नहीं करूंगा। तो ऐसे करके ये तीनों हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स आने लगते हैं। अभी हाइपोथायराइडिज्म में बेसिकली क्या होता है कि नाउ दिस वी कॉल्ड थायराइड को हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ मेटाबॉलिज्म ग्लैंड, ओके। सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म को हैंडल करती है, जो बेसिक मेटाबॉलिक रेट है। सो इट हेल्प्स वन ऑफ द उसका क्या है कि वो कैटाबॉलिज्म से रिलेट करता है। अभी ये मेटाबॉलिज्म सारा स्लो डाउन हो जाता है जो हाइपोथायराइड में होता है। जो अभी ये मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन होता है तो उसके वजह से हमें ये हाइपोथायराइड के सिम्टम्स सारे दिखने लगते हैं, जैसे लिथार्जी होना, क्योंकि हमारा बेसिक मेटाबॉलिक रेट ही कम हो जाता है, तो वेट गेन होना ओबेसिटी से रिलेट होता है। जो कैटाबॉलिज्म बॉडी में होना चाहिए, लाइसिस जो होना चाहिए फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का, वो कम होने लगता है। फिर उसके वजह से क्या होता है, लिथार्जी और आती है तो और ओबेसिटी बढ़ती है। फिर उसके वजह से सब सारे जो हमारे सिस्टम्स है वो स्लगिशली चलते हैं, इसलिए फिर कॉन्स्टिपेशन होना, स्किन ड्राई होना। और मेंटल लेवल पे कैसे रिलेट होता है, ये जो थायराइड हार्मोन है वो हमारे माइंड लेवल पे भी बहुत काम करता है, बिकॉज जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इट हेल्प्स इन आवर व्हाट मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, राइट? सो मेंटल लेवल पे भी कैसे होता है, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेस्ड फील होना,
कुछ करने का मन ना करना, सोशल आदमी कम हो जाता है, या फिर अंदर ही अंदर रहना, इमोशंस से रिलेटेड प्रॉब्लम रिलेट होना। सो ये सारी चीजें है ना, ये हमें हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड ज्यादा मिलती है। इसके बाद हम आते हैं इस पे, अभी हाइपरथायरॉयडिज्म पे। अभी हाइपर मतलब क्या है? एक्टिव। ओके, यस हाँ, सारी हाइपर एक्टिविटी मतलब जो है, जो सेम हम सेम प्राइमरी एंड सेकेंडरी, हाइपर में भी प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। सो प्राइमरी में सेम यही है कि जहाँ पे थायराइड हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड है, तो वो एक्सेस सिक्रीट करते हैं। सो दोनों ही घर के बच्चे वो बहुत ज्यादा एक्सेस में काम करते हैं, तो फिर वो एक्सेस वो काम करने की वजह से क्या होता है कि टीएसएच है ना, तो माँ क्या करती है, माँ उनको, आजकल वो बहुत ट्रेंड चल रहा है, मैं समझने के लिए बोल रही हूँ कि हाइपर एक्टिविटी है तो शुगर कम कर दो बच्चे का, राइट? यस आजकल वो बहुत ट्रेंड चल रहा है, पर यस एक्चुअली सर्टन लेवल तक ही ठीक है, कुछ बातों के लिए रॉन्ग है। मतलब आई वुड लाइक टू यूज दिस प्लेटफॉर्म ये कहने के लिए कि हर चीज में हर बार आप अगर सोचते हो कि बाबा नहीं, शुगर स्पाइक से वजह से बच्चा हाइपर एक्टिव होता है, तो ऐसे नहीं होता। तो फिर माँ क्या करती है, तो वो थोड़ा उसका जो टीएसएच है वो कम करने लगती है, ताकि मतलब जो हमारे ये है T3 एंड T4 वो कम बने एंड हाइपर एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाए। ओके, कम हो जाए। सेकेंडरी में क्या होता है कि सेकेंडरी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो ज्यादा टीएसएच सिक्रीट करती है, मदर ही बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती है, और फिर उस मदर अगर एक्टिव हो गई तो फिर बच्चे तो एक्टिव वो करवाती ही है। तो साथ में क्या होता है कि T3 T4 के लेवल्स भी बहुत रेज होने लगते हैं। तो ये सब चीजें जब रेज होने लगती है, तो जो टीआरएच है, जो हाइपोथैलेमस है, जो पापा है, फिर वो कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं, कंट्रोल और करने का। में फिर जो है वो उनका टीआरएच वो हमें लो मिलता है। तो ये सारी चीजें हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड होती है। सो अभी जैसे मैंने कहा कि T3 इज द मोस्ट एक्टिव और वो सारा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करती है, तो फिर अभी T3 एंड T4 बढ़ चुका है, एक्टिव मॉलिक्यूल बढ़ चुका है। तो हमें क्लिनिकल लेवल पे जब हम रिपोर्ट्स भी पढ़ते हैं ना, तब हम अगर फ्री रेडिकल ऑफ T3 एंड T4 के अगर पढ़ेंगे लेंगे, तो हम ये क्लिनिकल बेसिस पे हम ये जो थायराइड के जो प्रॉब्लम्स है वो थोड़ा अर्ली लेवल पे हम कैच कर सकते हैं। ओके जी, तो फिर ये T3 एंड T4 एक्टिव होने की वजह से कैटाबोलिज्म बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट का फंक्शनिंग बढ़ जाता है, राइट? तो हार्ट पैल्पिटेशन फील होना, आईबीएस जैसे सिम्टम्स होना, फिर वेट लॉस होना और रेस्टलेसनेस बढ़ना। सो ये सारे सिम्टम्स हमें इसलिए जो कॉमनली थायराइड के जो है हाइपरथायराइड में ये हमें मिलने लगते हैं। एंड फिर इससे भी ज्यादा अगर कुछ तकलीफ हो जाती है तो फिर वो ग्रेव्स डिसीज वगैरह इसमें वो कन्वर्ट होने लगते हैं। एंड हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड कैसे होता है, जब वो हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है, तो फिर ये जब क्रॉनिक लेवल पे जब कलेक्शन 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 होने लगता है, तो वो जो कुछ कलेक्शन होता है तो उसके लिए उसकी वजह से वो मिक्सिडिमा में जाता है, पर ये बहुत लेटर स्टेजेस जाती है। ओके एंड बेसिक थायराइडाइटिस जो है, थायराइडाइटिस इज नथिंग बट द इन्फ्लेमेशन ऑफ द ग्लैंड, एंड वो इन्फ्लेमेशन की वजह से बहुत सारे सेल्स जो है वो इन्फ्लेम्ड रहने की वजह से वहां पे वो स्ट्रक्चरल हमें दिख जाता है कि अरे थायराइडाइटिस यहाँ पे इन्फ्लेम्ड है, और फिर उसकी वजह से फिर वहां पे हमें वो थायराइड के सिम्टम्स मिलते हैं, एंड इट इज वेरी इजीली क्यूरेबल। मतलब उसमें डाइट रेजिमेन और मेडिसिन ये सभी रिक्वायर्ड होता है। यस मैम, ये तो बहुत अच्छे से समझा, मतलब हमें हाइपोथायरॉयडिज्म हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। पर एक और ऑब्जर्वेशन है जो आपने भी अपने मतलब प्रैक्टिस में देखा होगा, मैंने भी देखा है कि यूजुअली थायराइड प्रॉब्लम जो है या जो भी इश्यूज हैं वो फीमेल में ज्यादा देखने को मिलते हैं और मेल में कम। तो ऐसा क्यों है? अभी अगर देखा जाए ऐसे कि मोस्टली अभी भी अगर देखा जाए तो थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन योर नेक एरिया। ओके, सो इट इज नियर योर वॉइस बॉक्स। यस
So thyroid hormone, mostly it is a thyroid organ. It relates with the communication. ओके Yes. अगर वो उसका प्लेसमेंट देखें उस हिसाब से भी कम्युनिकेशन है, अगर उसका फंक्शनिंग देखें तो वो भी एक कम्युनिकेशन है। Communication ही है. Yes. वो कहाँ कम्युनिकेट करता है कि डीएनए लेवल पे कम्युनिकेट करता है, ट्रांसक्रिप्शंस करता है, एंड देन ही कम्युनिकेट्स टू द सेल्स टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी। Yes. सो द Yes. बेसिक इशू जो होता है कम्युनिकेशन। एंड अभी भी हम जिस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे अगर मेल डोमिनेंसी से रिलेट होता है तो इसीलिए ज्यादा करके थायराइड हॉर्मोन्स ये फीमेल्स में ज्यादा दिखाई देते हैं। एंड फीमेल्स आर मोर इमोशनल, एंड Yes. इमोशनल लेवल पे ये जब एक्ट होने लगता है सो वो कैसे होता है कि सप्रेशंस रिलेट होते हैं। सो बेसिकली छोटी छोटी चीजें होती है शिल्पा, डे टू डे लाइफ की भी देखो कि हम छोटी छोटी चीजें भी जब शेयर नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। चीजें कलेक्शन ज्यादा होता है दिमाग में थॉट्स का। अभी आप ये भी समझो कि ये कलेक्शन जब थॉट्स का ज्यादा बढ़ने लगता है तो साथ में क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसका जो कलेक्शन का जो थॉट्स का है तो वो कहीं ना कहीं बॉडी पे वो उसका असर होने ही वाला है। Yes. Yes. एंड इसकी एफिनिटी कहाँ पे आती है कि वो धीरे 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 इसकी एफिनिटी थायराइड पर भी आती है। सो जो कम्युनिकेट करना है, कुछ चीजें बतानी है, कुछ सिंपल सिंपल चीजें होती है, या फिर लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रजेस पकड़ के रखना, तो ये सब चीजें है ना तो वो ज्यादा बेसिकली विमेन्स में ज्यादा दिखाई देता है क्योंकि सेंटिमेंटल मूड्स आर मोर रिलेटेड टू द फीमेल्स। जैसे हम बोलते हैं कि द विमेन्स जो मेन्स आर फ्रॉम मार्स तो फीमेल्स आर फ्रॉम वीनस। सो बेसिक जो अप्रोच होता है, जो सोच होती है वो मेन एंड फीमेल की अलग होती है। Yes. तो इसीलिए हम ज्यादा करके जो हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो हार्मोनल प्रॉब्लम्स हम ज्यादा करके इसीलिए वो फीमेल्स में ज्यादा रिलेट होते हैं। Yes. राइट। Yes. और आजकल मैं एक और ऐड करना चाहूंगी पॉइंट कि नॉट ओनली फीमेल्स पर हम जो अभी जो न्यू जनरेशन देख रहे हैं जो हम जिनको जेनजीज बुलाते हैं, तो Yes. मोस्टली हम जो देखते हैं ना कि फीमेल्स में ज्यादा करके हाइपोथायराइड ज्यादा रिलेट होता है। And Yes. Japanese are known to be one category called ALSI. So these people cannot communicate. उनको एक तो दो चीजें, एक तो जरूरत नहीं लगती एंड दे आर मोर क्या बोलते हैं अब ज्यादा वो लोग इफेक्टिव इसमें हो गए ऑनलाइन, सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ज्यादा सोशली ज्यादा नहीं वो सबसे कम्युनिकेट करते हैं। अगर कोई फंक्शन होगा तो हम आजकल कितना देखते हैं ना कि घर के सारे बड़े हैं एक दूसरे से गप्पे मारते हैं, सब एक दूसरों के साथ अच्छे से घुल मिल जाते हैं, पर वो जो बच्चे होते हैं वो कोने में बैठते हैं, मोबाइल लेकर कोने में बैठ जाते हैं। कोने में बैठ जाते हैं। दे कैन चैट वेरी फास्ट, उनको चैटिंग करना जमता है, दे नो टू एक्सप्रेशंस जो है उनके वो सारे इमोजीज पे होते हैं, इतने सारे शॉर्ट फॉर्म्स हो गए जो हम नहीं अब तक वो पैलेट कर पा रहे हैं, तो वो जो अलग अलग फॉर्म्स के शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं तो दे इसीलिए ये क्या होता है ना बेसिकली जो शॉर्ट फॉर्म्स से रिलेट होता है तो पेशेंस एक बेसिकली उनमें कम हो चुका है और चीजें शॉर्ट टर्म क्या बोलते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं एंड वो जो गोल्स होते हैं उनको क्विक रिजल्ट्स भी चाहिए होते हैं। सो बेसिक एक पेशेंस, एक हैंडल इमोशंस हैंडल करने का जो कैपेसिटी जो होता है तो इन लोगों में भी आपको अभी जो देखेंगे ना तो छोटे बच्चों में अभी आजकल थायराइड के प्रॉब्लम्स ज्यादा दिखने लग गए। यस यस मैम, मतलब थायराइड को हम जितना मतलब छोटा इशू समझ रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो उसकी डीप में हम जाके देखेंगे तो जो रूट्स हैं वो बहुत गहरी हैं। जी यस शिल्पा, यस एंड वो कैसे भी है कि वो इसलिए हम ये जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि क्यों ये जेनेटिकल लेवल पे इतना कैरी होता है। हम बहुत सी बातें को पेशेंट आते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, घर में किसी को है क्या? क्योंकि क्योंकि इसका एक्शन जेनेटिकल लेवल पे होने की वजह से ये इतना परकोलेट होता है और वहां पे ही हम होम्योपैथिकली ये चीजें बैलेंस में लाकर हम इसका जो आगे परकोलेशन है अगले जनरेशंस में इसको रोक सकते हैं। ओके
जो आपने स्टार्टिंग में बताया था ना मैम, वो डीएनए के साथ कैसे थायराइड जो है हार्मोन का कनेक्शन है, उसके जी थ्रू वो आई थिंक जेनेटिकली कनेक्टेड होता है, जी जनरेशन टू जनरेशन। जी। यस। तो वही एक रीजन था मुझे बताने का कि उसका एक्शन क्यों और इतना इम्पोर्टेंट है और उसका कहाँ पर है। यस हम्म, मैम, जैसे अभी आपने कम्युनिकेशन की बात की, तो थायराइड का जो बेसिक साइकोडायनामिक है और उसकी इमोशनल हम्म। कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ओके, यस, इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, क्योंकि हमें यही एक चीज है जो केस टेकिंग में सबसे ज्यादा हेल्प करती है ड्यूरिंग यस। आर केस टेकिंग, कि हमें एग्जैक्टली क्वेश्चंस फिर कैसे रिलेट करने हैं एंड हम्म। पेशेंट को भी हमको समझने में आसानी हो जाती है कि यस। बेसिक क्या होता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आता है, दे आर नॉट एबल टू रेज देयर वॉइस, हम्म। सेल्फ वर्थ की एक फीलिंग होती है, तो वो सेल्फ वर्थ जो है ना वो वर्थलेसनेस की तरफ जाने लगती है, तब ये प्रॉब्लम्स आना शुरू होते हैं। खुद को सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट करना, डिपेंडेंसी रहना, डिपेंडेंसी से लेके ऑटोनॉमी तक। अभी ऑटोनॉमी क्या होता है कि ऑटोनॉमी इज मेकिंग आवर ओन डिसीजंस, बिकॉज मैं यस। इस पे डिपेंडेंट हूँ, मैं डिसीजन लेने के कैपेबल नहीं हूँ, और जिसलिए मैं डिसीजन लेने के लिए कैपेबल नहीं हूँ, इसलिए और खुद को डाउन फील करना और डिप्रेस होना, और ये सारी चीजें है ना, हमारे फिर वो हार्मोनल लेवल पे इसका असर दिखने लगता है। सो यस। मोस्टली हम कैसे करते हैं ना कि कॉजेशन से ज्यादा लाइक साइकोडायनामिक अगर अप्रोच हम देखेंगे, तो वो हमें केस टेकिंग से लिए सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, इंस्टेड ऑफ की कॉज की बाबा ठीक है हमने अब तक पढ़ा कि T3 कम होता है, फिर इसके वजह से मतलब हाइपोथायराइड से रिलेट होता है, T3 T4 बहुत बढ़ जाता है, तो फिर उसकी वजह से वो हाइपर की तरफ होता है। पर ये सब कॉज होने का रीजन क्या है? अब तक तो ठीक चल रहा था सब कुछ, यस। फिर वो ग्लैंड ने अचानक वेव ऑफ क्यों किया, ये हमें जानना उतना ही जरूरी होता है। और उसके कैसे होता है कि हमारा जो बेसिक डोपामाइन सिक्रीशन, कॉर्टिसोल सिक्रीशंस जो होते हैं, जब ये टीएसएच के लेवल्स जब डिस्टर्ब होते हैं, तो वो लो चले जाते हैं। जब ये लो जाते हैं तो उसमें हमें एक बेसिक फीलिंग ऑफ डिप्रेशन, इमोशनली लो होना, ये चीजें स्वाभाविक हो जाती है। और जब ये यस। इमोशनली जब हम लो फील करते हैं ना शिल्पा, तो कैसे होता है कि जब हम इमोशनली ज्यादा लो करते हैं तो कोई इंसिडेंसेस जो अपने आसपास में होते हैं तो वो हम पे ज्यादा जल्दी असर कर जाते हैं। यस। यस। तो दिस इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर स्ट्रेस। अगर कोई स्ट्रेस हम लोग अगर एक यू स्ट्रेस की तरह देखें तो हम वो सिचुएशन निकाल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्स। पर अगर वो स्ट्रेस हम नहीं निकाल पाए, डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, तो वो एग्जाम्स में क्या हो जाता है, वो एग्जाम फंक होने लगता है, फिर रेस्टलेस लगने लगता है, ब्लैकआउट्स हो जाते हैं, फिर ऐसे हो जाता है रेस्टलेस, मतलब मेरे को याद नहीं आ रहा है, अरे मैंने पढ़ा था, फिर वो ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा, आजू बाजू में देखेगा। तो ये सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें होने लगती है। सो जो ये स्ट्रेस और यू स्ट्रेस जो रिलेट होता है, उसको मैनेज करना उतना ही डिफिकल्ट चला जाता है। सो जब ये T3 T4 के लेवल्स जब अब ये लो चले जाते हैं, जो हाइपोथायरॉयडिज्म का साइकोडायनामिक्स बताना चाहूंगी, तो उसमें जैसे है कि उसमें और इंसान और डिप्रेशन में चला जाता है, इमोशनल लेवल पे उसके कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ने लगते हैं, एंड बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म में प्रॉब्लम ये आती है कि इट इज व्हाट, कि सप्रेशन सबसे ज्यादा दिखते हैं इसमें। सबसे ज्यादा है। यस। Yes. So the suppressions of thoughts, suppression to express, suppressing your anger. So ये सारी चीजें हैं, तो ये हम जब वो शेयर नहीं कर पाते, उसका वोकल नहीं हो पाते, तो उसका एक कलेक्शन कलेक्शन जैसे शुरू में बोल रहे थे, कलेक्ट होता है, कलेक्ट होता है, कलेक्ट होता है, कलेक्ट होता है, और वही कलेक्शन वो वहीं के वहीं जमा रहता है। एंड फिर इंसान कैसे होता है कि उसको ओबेसिटी होने लगती है, राइट, लिथार्जिक फील होता है, फिर उसे मेंटली डिस्टर्बेंसेस आते हैं, डिपेंडेंसी आती है, फिर उसे साथ में कॉन्स्टिपेशन होता है, ब्लोटेड फीलिंग ज्यादा होती है, स्किन ड्राई यस। पड़ने लगती है। तो ये जब आउटर फॉर्म में जब दिखने लगता है, तो उससे और सेल्फ वर्थ का प्रॉब्लम आने लगता है। यस। तो दिस इज अ साइकिल, साइकिल। राइट। पहले इमोशंस को आप एक्सप्रेस ना कर पाना, उसको कलेक्ट करके रखना, डिफिकल्टी इन एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ, खुद को रोके रखना,
इनिबिशन, है ना, खुद को Yes, रोक के ma'am. रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो नहीं बोल पाते, जो हम उनको मोस्टली कैसे लेते हैं कि कॉवर्ड की तरफ लेते हैं या फिर ज्यादा सिक्रेटिव की तरफ भी लेते हैं, है ना। तो उनको खुद को रोक के रखना, तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट चलता है उनका, डिपेंडेंसी, ओके, डिपेंडेंसी टू टेकिंग देयर ओन डिसीजंस। Yes. तो जो अपना फ्लो ऑफ लाइफ होता है ना, जो फ्लो जो नॉर्मल अच्छे से चलना चाहिए, जो चीजें हम इजीली बता सकते हैं पर हम वो बता नहीं पाते, तो वो फ्लो है ना, वो फ्लो कट हो जाता है। तो वो जब फ्लो कट Yes. होता है तो वो हमारे सारे बॉडी पे दिखाई देता है, और जब वो बॉडी पे दिखने लगता है तो इंसान को और डिप्रेस्ड फील होता है, वो और सोशली अनअवेलेबल होने लगता है। फिर वो और सोशली अनअवेलेबल होता है, इसलिए उसके जो रिफ्लेक्शंस है वो हमें और कहीं ना कहीं दिखने लगते हैं। Yes. किसी से बात ना करना, या फिर उसके जो डेली जॉब प्रोफाइल में भी दिखते हैं कि उसमें एक उतार आने लगता है। तो ये सारी चीजें हाइपोथायरॉयडिज्म से रिलेटेड होने लगती है। Yes. एंड मैम नाउ जैसे अभी आपने बोला ना, तो अब ये समझा, इन डिटेल में समझा कि क्यों हाइपोथायराइडिज्म ज्यादा होता है, क्योंकि सप्रेशन मेनली हमको देखने को मिलता है। हमारी जो सोसाइटी है उसमें मेनली जो है हमें सप्रेशन हर लेवल पर देखने को मिलता है, और खासकर फीमेल में, इसलिए जो है फीमेल को ज्यादा हो रहा है प्रॉब्लम। जी, तो हम जब सप्रेशन और जब दिखते हैं ना, तो सप्रेशन इसलिए हम कॉमनली हमें ये रेमेडीज मिल जाती है इसीलिए, जैसे कि स्टैफिसाइक्रिया हो गया, कार्सिनोसिन हो गया। ये लोग जो है वो ज्यादा इजीली हम अपनी जो थॉट्स है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। नाइट्रम हो गया, नाइट्रम दोनों में काम करता है, हाइपो या फिर हाइपर। सो हमें हम इसीलिए होम्योपैथी में ज्यादा हम लोग क्या बोलते हैं कि हम डिसीज जो है ना उसको नहीं देखते, हम पर्सन को ज्यादा एनालाइज करने का ट्राई करते हैं। जब हम पर्सन को एनालाइज कर लेंगे, तो हम पर्सन को जब एनालाइज करते हैं तो साथ ही में हम उसका पूरा जो है ना, जो वाइटलिटी, जो उसका फ्लो है, उसको बैलेंस में लाने की कोशिश अपने आप कर देती है बॉडी, क्योंकि इट इज बीन स्टिम्युलेटेड एट अ डायनामिक लेवल। यस। एंड उसके ये सब होने की वजह से हम वी गिव मोर इम्पोर्टेंस टू द माइंड सिम्टम्स। जो हमने एनाट फिजियोलॉजी जो इतनी देर तक पढ़ी है वो तो है ही, पर इसको होने का जो रीजन है, अचानक से थायराइड ने क्यों बोल देना कि नहीं मेरे को, मैं स्ट्राइक पे चला जाऊंगा, या फिर पिट्यूटरी ने क्यों बोल देना चाहिए कि नहीं मैं नहीं काम करूंगा। सो ये सारी चीजें है ना, तो वो पर्सन को किस लेवल तक क्यों अफेक्ट करती है। सो इसीलिए हाइपोथायरॉइड में हमें ज्यादा करके कोलैप्स की स्टेट दिखती है, एंड देयर इज सप्रेस्ड वाइटलिटी। यस। एंड अगर इसमें देखा जाए कि हाइपरथायरॉयडिज्म, तो हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है ना कि एक सेल्फ वर्थ की फीलिंग होती है, एक सुपर एक्टिव की फीलिंग होती है, दैट इफ आई वांट वर्क आई वांट बी प्रोडक्टिव, एंड इफ आई एम नॉट प्रोडक्टिव, तो सोसाइटी में जो मेरा जो सोसाइटी बोलो, फैमिली बोलो या वर्क प्लेस बोलो, वहां पे जो मेरा ओहदा है वो कम हो जाएगा। इसीलिए हम देखते हैं कि ये लोग सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। यस। हाँ, तो उनको उनके दिमाग में हर बार कुछ ना कुछ उनको करना होता है। सो दीज पीपल आर वेरी सुपर एक्टिव। उनको एक सेल्फ वर्थ प्रूफ करना होता है, कहीं ना कहीं उनको अपना एक अलग स्टैंड सोसाइटी में एक प्लेस करनी होती है, सोसाइटी या फिर फैमिली भी बोल सकते हैं, फैमिली में भी। यस। सो वहां पे इसीलिए हमें ये हाइपर थायरॉयडिज्म ये सबसे ज्यादा मिलता है। यस। हाइपरथायरॉयडिज्म में कैसे होता है ना, तो उसमें होती है एक ओवर एक्टिविटी, फियर, एंड उसकी वजह से वो कोलैप्स आता है। यस। तो जो उनको जो फील होता है ना, आई मस्ट नॉट स्लो डाउन, एक्सेस ऑफ रेज, एंगर, वो उनको बहुत अंदर तक तकलीफ करता है। और उनको जैसे शुरू में बताया कि इफ आई वोंट बी प्रोडक्टिव, मेरी सेल्फ वर्थ जो है ना वो कम हो जाएगी। वहां पे भी वो हाइपोथायरॉयडिज्म की तकलीफें हैं, ये सबसे ज्यादा दिखाई देती है। सो इट इज द कन्फ्लिक्ट अगेन रिलेटेड टू वर्थ, अगेन खुद से रिलेटेड है, पर इसमें वो इंसान कैसा होता है ना, इट इज वो ओवर डूइंग होता है, हाइपर एक्टिव रहता है, उसको ज्यादा प्रूव करने का ये रहता है,
इसीलिए हमें हाइपरथायरॉयडिज्म से रिलेटेड ये सारी चीजें मिलती है। और आजकल अगर देखा जाए स्टैटिस्टिकली कि हाइपरथायरॉयडिज्म के भी केसेस उतने ही हैं। हम बढ़ते जा रहे हैं। मेंटालिटी होने लग गई है कि कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। ओके, यस जब हमें कंधे यस से कंधे मिलाकर चलना है तो वी हैव टू बिकम मोर प्रोडक्टिव। ओके, यस सो आर मेंटल हेल्थ रिलेटेड टू क्या प्रोफेशनली अगर आपको देखना है तो मेंटल हेल्थ बढ़ानी है, साथ में फिजिकल हेल्थ भी उतनी ही बढ़ानी है। जबकि भगवान ने मेल की एक सर्टेन कैरेक्टर्स जो रिलेटेड हैं उनको एक जॉब दिया है, एक फीमेल्स को एक जॉब दिया है। So Yes. by strength, males are definitely stronger than females. But now they also want to prove, and इसीलिए हमें ज्यादा इनफर्टिलिटी के केसेस भी दिखते हैं। यस यस मैम। क्योंकि थायराइड का जो एक्शन है इट इज डायरेक्टली ऑन द एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस। सो वहां पे भी ग्रोथ दिखती है। जैसे हमारी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे एंडोमेट्रियम का लाइनिंग फॉर्म होते रहता है, राइट, टिल द योर नेक्स्ट डेट इज अराइविंग। ओके, सो उस टाइम पे जो एंडोमेट्रियल का लाइनिंग है उसका थिकनेस बढ़ता है, सो वहां पे भी ग्रोथ है। एंड दिस थायराइड हार्मोन हेल्प्स फॉर द एम्ब्रियो टू अटैच द यूट्रस। यूट्रस से ओके। हाँ, इसीलिए हम जब वो हाइपर एक्टिविटी देखते हैं ना तब हमको एबॉर्शन के केसेस ज्यादा मिलते हैं। इसलिए थायराइड ग्लैंड जो है पीसीओडी और इनफर्टिलिटी दोनों के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल। जी, यस, क्योंकि फीमेल्स में मूड स्विंग्स जो है नॉर्मली रहते ही है, बिकॉज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज द ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन हैज आल्सो इट्स इफेक्ट ऑन द थायराइड ग्लैंड एंड प्लस T3 एंड T4 का जो सिक्रीशन है। सो ये सारे एक दूसरे से रिलेटेड जब होते हैं तो उस टाइम पे ये मूड स्विंग्स हमें फीमेल्स में ज्यादा मिलते हैं। यस यस, एंड इसीलिए वो तुरंत एक तो डिप्रेस फील करना या फिर खुद को कुछ प्रूव करना है, नहीं मेरे को अभी ये करना ही चाहिए, मैंने ये अचीव करना है, मैंने वो मिलाना है, मतलब वो मेरी आइडेंटिटी बनेगी। एंड इसीलिए ये आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं। एंड ये आइडेंटिटी क्राइसिस जब फील होने लगते हैं ना तब ये हमें ज्यादा हेल्प करते हैं कि ये सब चीजों में लैंड अप होने के लिए। एंड दीज थिंग्स हेल्प अस ड्यूरिंग आवर केस टेकिंग। सो हम ये पेशेंट को पूछ सकते हैं व्हाट इज होल्डिंग यू बैक, जो सप्रेस्ड इमोशंस से रिलेटेड है हम उनसे ये पूछ सकते हैं व्हाट इज होल्डिंग यू बैक, और व्हाट इज दैट यू रियली वांट टू प्रूव, व्हाट इज दैट इज ड्राइविंग यू टू अचीव समथिंग, या फिर what are the things that are dominating you, or what are the things or what is holding that you are not able to express your feelings. Yes. So तो फिर तब फीमेल ये बताना शुरू कर देती है कि कैसे घर में अगर डोमिनेंसी है या फिर पेरेंट्स की हो या फिर पति की हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत आ जाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना भी एक आर्ट ही है, तो उस बैलेंस करना, वो सब हार्मोनी में लाना, तो उसमें वो कभी कभी फेडअप हो जाती है। तो इसलिए हमें जो है सेपिया जैसे केसेस ज्यादा मिलते हैं। यस यस मैम। ओके, दीज आर द कॉमन रेमेडीज कि जब हमें प्रूव करना है, कुछ अलग करना है, तो तब हमें क्या, हम फॉस्फोरस आता है, सेपिया ज्यादा आता है, या फिर प्लैटिना जैसे रेमेडीज वो ज्यादा दिमाग में। यस, तो ये सिंपल डे टू डे लाइफ में ये चीजें हम सोच सकते हैं। यस मैम, अभी बात जैसे अब होम्योपैथी की चल ही रही है, तो अभी तक तो हम प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन की तरफ देखें तो होम्योपैथी थायराइड प्रॉब्लम्स या उससे रिलेटेड इश्यूज को डील करने में कैसे हेल्पफुल है? दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन कि लोगों को ये सवाल होता है कि एक्चुअली होम्योपैथी करता क्या है। यस जी, तो होम्योपैथी जो करता है ना, तो वो आपके जो बेसिक, जैसे पहले बोल रही थी कि वो डायनामिक लेवल पे काम करता है। आपके जो थॉट्स है, जो चीजें आपको रोक रख रही है या फिर जो इम्बैलेंस में चल रही है, जहां पे जो चीज जितनी जरूरत है उसका उतना ही होना जरूरी है,
अगर वो चीज कम हो या ज्यादा हो तो वो आपका पूरा बॉडी बैलेंस भी गवा चुकी होती है, आपका मेंटल बैलेंस भी गवा देती है। तो इस चीज को है ना, जब ये कम और ये ज्यादा ये सब चीजें होती है तो उसको जब बैलेंस में लाने का काम है ना, वो होम्योपैथी करता है। होम्योपैथी इसलिए हम जो देते हैं वो हार्मोनल सप्लीमेंट्स नहीं होते हैं कि बॉडी ने दिया तो चलो आप गोली ले लो तो हम वो बैलेंस बना देंगे, ये थायराइड की कमी है, ये हार्मोन की कमी है तो वो हार्मोन की दवा दे देंगे और इसको बैलेंस बना लेंगे। फिर इससे आपकी खुद की बॉडी वापस कभी उस एक्टिव होगी ही नहीं, बॉडी गिव अप करने लगती है फिर। हाँ, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। यस, हम होम्योपैथी में क्या करते हैं ना, हम बेसिकली ये जो हमारा लाइफ का जो फ्लो है जहाँ पे वो रुक चुका है उसको हम स्टेबलाइज करते हैं, या फिर एक्सेस ऑफ फ्लो हो रहा है जो T3 T4 बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या फिर थायराइडाइटिस जिसमें सेल का मल्टीप्लिकेशन ज्यादा होता है जो अक्यूट लेवल पे है, तो वो जो है ना वो उसको कम करता है। तो इसको ये इसलिए हम बोलते हैं कि होम्योपैथी एक्ट्स एट अ डीपर लेवल, और हम इतना कर सकते हैं कि इतने लेवल तक जा सकते हैं कि उनकी थायराइड की गोली कंप्लीटली स्टॉप होती है, एंड प्लस इट हेल्प्स नॉट टू परकोलेट इन द फर्दर जनरेशंस। यस, सो वो आपको माइंड एंड बॉडी लेवल पे, सटल लेवल पे बैलेंस लाती है, और जब वो सटल लेवल पे वो बैलेंस आ जाता है तो बॉडी अपने आप उसको टेक ओवर कर लेती है। तो हमें ना होम्योपैथिक दवाई की जरूरत है ना किसी और तरह की दवाई की जरूरत है। यस, मतलब बॉडी अब जो है खुद हार्मोन्स के लेवल को मैनेज कर सकती है। जी जी जी। यस मैम, जैसे होम्योपैथी की बात चल रही है तो अगर आप कुछ क्योर्ड केसेस इससे रिलेटेड शेयर करेंगे तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जी जरूर, ऐसे 3-4 केसेस है मैं जो यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। हमारे सारे अगर हम देखे जाए तो हमारे सारे होम्योपैथ्स जो है वो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, एंड बहुत फैंटास्टिक रिजल्ट्स हैं। और जो हमारे गुरु है राव सर, मोहंती सर एंड गुप्ता सर, इन्होंने हमें कुछ इतने आसान आसान चीजों में समझने में हेल्प की है कि हम डे टू डे लाइफ में ये जो केसेस हैं बहुत आसानी से हम समझ पा रहे हैं और उनको वो रिजल्ट दे पा रहे हैं। यस। ये हमारी बहुत शुरू के प्रैक्टिस की एक केस है। जिनको एक लेडी थी वो उनके हस्बैंड उनको लेकर आए थे, एंड उनसे हम बात कर रहे थे कि क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो उन्होंने कहा नहीं देखिए ना, मेरी स्किन बहुत ही व्रिंकल हो गई है, ऐसे डार्क पैचेस आने लग गए यहाँ पे, और पीठ पे भी थोड़े पैचेस आने लग गए। तो ये सारे कॉमन सिम्टम्स थे। और मीनवाइल हस्बैंड ने भी बताया कि शी इज बिन डिटेक्टेड विद द हाइपरथायरॉयडिज्म। ओके ओके। तो हमने पूछा क्या हुआ था, तो हस्बैंड ने तुरंत इनपुट दिया कि शी हैड लॉस्ट हर सिस्टर अराउंड 6 to 7 months बैक। तो वो जो था, एंड शी वाज यंगर टू हर, एंड उनपे वो सडन इम्पैक्ट आया, एंड शी डिडंट न्यू व्हाट टू डू। एंड ये जब इमोशनल जब इतना बड़ा स्ट्रेस आया कि शी लॉस्ट हर सिस्टर एट अ वेरी यंगर एज, एंड रीजन वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, सडन कार्डियक अरेस्ट आया एंड शी जस्ट पास्ड अवे। तो शी कुडंट अंडरस्टैंड कि ये सब अचानक से क्या हो गया। सो आफ्टर दैट वो सोशली कम होने लग गए, बात कम करने लग गए, लोगों से मिलना जुलना उन्होंने बंद कर दिया। फिर वो उसी थॉट्स में होते थे। ये सारे इनपुट्स हमें उनके हस्बैंड ने दिए कि वो ज्यादा किसी से बात नहीं करती है, कोई घर में फंक्शंस होते हैं वहां पे भी नहीं जा रही थी, कहीं मिलना जुलना उसको पसंद ही नहीं आ रहा है, और वो हमेशा उसके बहन के स्ट्रेस में ही होती है, वही सोचते रहती है कि क्या हुआ होगा, क्यों हुआ, कैसे क्या ये सब हो सकता है। तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी। तो हमने जब उनसे पूछा कि क्या हुआ, मतलब आप क्या सोचते हो, तो वो तुरंत ही एकदम से लो हो गए कि देखो ना डॉक्टर, पता ही नहीं था कि ऐसे कुछ हो जाएगा, और मैं उसको इतने जल्दी खो दूंगी, क्योंकि हम बहुत ही अटैच थे एक दूसरे से।
हमारी रोज की बात होती थी, तो ये सब बात कर रहे थे। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि पर ऐसे नहीं कि मैं अभी बाहर जाना कम नहीं, जाने लगी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं रिसेंटली एक फंक्शन में भी गई थी, पर वहां पे ही कुछ देर रुकी और निकल के आ गई। तो फिर मैं ऐसे क्यों किया, क्या हो गया एकदम से? नहीं, फिर मुझे सब बोलने लगे ना कि तूने क्या कर लिया अपने आप को, और फिर से वो बहन का सब्जेक्ट निकल रहा था। और फिर तूने क्या कर लिया, कितना वेट लॉस हो गया, और स्किन देख तेरी कितनी व्रिंकल होने लग गई है, काली पड़ गई है। तो ये सब बातें होने लग गई घर घर के घर में। एंड शी वॉज मीटिंग देम ऑलमोस्ट आफ्टर 7 to 8 months। तो उसे वो अच्छा नहीं लगा, तो सब मेरे रिलेटेड बात करने लग गए, तो मुझे वो बुरा लगने लग गया। तो एक तो मैंने बहुत हिम्मत करके मैं बहुत दिनों के बाद बाहर निकली थी, पर जब ये होने लग गया तो फिर मैं तुरंत ही मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि घर पास में ही था, तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, मैं घर पे जाती हूँ और थोड़ी देर आराम करती हूँ। तो ऐसे करके वो घर चले गए। तो दिस वॉज हर केस। तो दिस वॉज बेसिकली क्या है ना कि दिस इज द ग्रीफ। दूसरा कैसे है ना, डिल्यूजन व्हेन wretched लुकिंग इन अ मिरर। यस। ओके। एंड तीसरा है कि डिल्यूजन पिटीड ऑन अकाउंट ऑफ हर मिसफॉर्च्यून। मिसफॉर्च्यून। सो ये चीजें लेकर हमने उसको नैट्रम्यूर दिया था। So Natramur was given her daily for 10 days. After that, Natramur को हमने उनके जो फिजिकल कंप्लेंट्स थे वो कम होने लग गए थे, ड्राइनेस कम हो रहा था। तो फिर हमने 1 हफ्ते तक वापस से Natramur को रोके रखा, पर फिर से उन्हें कुछ ना कुछ पैल्पिटेशन फील होना, बाकी तो सारे कॉमन कंप्लेंट्स जो होते हैं कि वेट लॉस होना, भूख कम लगना, तो ये सारी चीजें थी। तो वापस से थोड़ी सी वो ऊपर आने लग गई, तो हमने उनको 200 दिया था। सो शी वाज बीन गिवन 200 वीकली 1 dose फॉर अ मंथ। एंड उसके बाद हमने उनके थायराइड के लेवल्स किए थे जो कि अच्छे से कम आने लग गए थे। सो उसके बाद अगेन वी रिपीटेड द डोज, एंड देन हमने फिर 4 मंथ तक कोई मेडिसिन रिपीट नहीं किया। And her doses had again come to a standstill, and her reports were again coming to the standstill. फिर अगेन हमने एक 1 mg का डोज दिया उनको। फिर उनका वेट गेन होने लग गया। शी वॉज हर स्किन वॉज ब्राइटन, उनके फिजिकल जनरल्स भी सारे ओके होने लग गए। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज कि उसके बाद वो सोशली इतना एक्टिव हो गए कि उन्होंने वापस से उनके यहाँ का जो किटी है उसको भी ज्वाइन कर लिया था। वाओ। सो बेसिकली नैट्रम्यूर में क्या होता है ना, नैट्रम्यूर में जो एक लॉस होता है, जो उसका जो सबसे ज्यादा करीबी होता है, तो दिस इज द ग्रीफ विच दे कैरी। उसके वजह से फिर हमें वो मिलता है ड्वेलिंग, है ना, ड्वेलिंग मिलता है, ब्रूडिंग मिलता है। एंड दीज पीपल आर वो अपने आप में रहना पसंद करते हैं। सो दे आर मोर ओवर टू द सीक्रेटिव एंड रिजर्व्ड। एंड एक बहुत बढ़िया रूब्रिक है नैट्रम्यूर में कि ऑब्लिगेशंस स्ट्रॉन्ग एवर्जन। ओके। सो उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन ले, या इसीलिए हम देखते हैं ना कि सिंपैथी एवर्जन है, कंसोलेशन एग्रावेट, कंसोलेशन एवर्जन है। उनको कोई यस, सिंपैथी दे तो उनको पसंद नहीं है, या फिर उनको कोई क्या बोलते हैं अपन, जब ज्यादा खोदने की स्टार्ट करते हैं ना कि क्यों है तो यस, उनको पसंद नहीं आता है। सो उनको वो ऑब्लिगेशंस है ना, वो उनको कभी पसंद नहीं होते। यस। सो इसलिए हमने तब उनको नैट्रम्यूर दिया था। तो नैट्रम्यूर क्या होता है कि ये सब चीजें जब होती है और जब वो सोशली दिखने लगती है, तो वो खुद को अपने आप को एक wretched फील करता है। उसे लगता है कि वो अभी उसका जो लुक है वो लोगों के सामने नहीं ला सकता, क्योंकि अब वो क्या बोलते हैं उसको, विकृत हो गया है, उससे वो फीलिंग होती है। सो यस, वो जो फीलिंग होती है ना, इसीलिए वो ज्यादा रिजर्व्ड और सीक्रेटिव की तरफ चला जाता है। यस, सो यस। ये नैट्रम्यूर की हमारी केस थी। बेसिकली कैसा है ना कि एलिमेंट्स बाकी तो सब जुड़ ही जाता है, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस,
यस लॉन्ग स्टैंडिंग ग्रीफ। यस, लेकिन जो इस पूरे केस का कोर था वो ग्रीफ और वो रैचेट फीलिंग थी, जो दो सबसे इम्पोर्टेंट चीज। जी। सो यस ये सिंपल सिंपल केसेस बताऊंगी जो आपको इजीली आप पकड़ पाएंगे। यस मैम। जी। सो एक और केस थी हमारे पास, शी वाज अ केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म एंड दिस लेडी केम इन एंड बहुत ऐसे टेंस्ड सैड ऐसे मूड में थे। एंड जब उनसे पूछा कि क्या हो गया, तो शी वाज लाइक, नहीं मेरे पापा है, वो पापा एडमिट हो गए हैं, तो मुझे उसकी बहुत ही चिंता हो रही है। एंड दिस लेडी वाज इज वर्किंग एट अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एंड अ वेरी गुड पोस्ट। मतलब उनका काम जो है, जो उनके हेड है और जो नीचे के जो सबॉर्डिनेट्स काम करने वाले हैं, तो उनमें कम्युनिकेशन क्रिएट जो करना होता है करना वो है। उनका काम है। या फिर जो बेसिक मीटिंग्स वगैरह जो भी रिलेट करनी है, जो कंपनी की ग्रोथ है, उससे वो जो सेटअप करना है वो उनको दिया हुआ है। सो शी वाज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल वहां पे। पर उनको अचानक से उनको फोन आया कि उनके पापा एडमिट हो गए। तो उन्होंने कहा कि मेरे पापा एडमिट हो गए, तो फिर मुझे तब से बहुत टेंशन आ रहा है कि उनका क्या होगा, कैसे होगा, और कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी। और बाद में उनको आगे पूछा, पर अभी वो कैसे है? वैसे वो अभी डिस्चार्ज हो चुके हैं, डिस्चार्ज होके घर भी आ गए हैं। और तो हमने बोला ठीक है, आपके घर आए हैं? नहीं, वो मेरे घर पे नहीं है, फिलहाल तो मेरे दीदी के घर पर है रुके हुए, क्योंकि मुझे कैसे जॉब पे जाना पड़ता है, आना पड़ता है। तो पर मैं कॉन्स्टेंटली ये चीज है ना सोच ही रही हूँ कि उनका कैसे होगा, वापस से उनको कुछ तकलीफ हो गई और वापस से उनको अगर हमें एडमिट करना पड़ा, तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे सब हैंडल कर पाएंगे? और ऐसे करते करते शी स्टार्टेड क्राइंग। सो दे फिर हस्बैंड ने भी इनपुट दिया कि वो आजकल शी इज बिकम वेरी इमोशनल। अभी रिसेंटली एक ऐसी भी चीज हुई थी उनके साथ कि उनकी फ्रेंड जो है, बेस्ट फ्रेंड की मदर एक्सपायर हो गई थी। ओके। उनकी जब मदर एक्सपायर हुई तो उन्होंने वो भी क्लोजली देखा था, और उसके बाद भी वो ज्यादा अपसेट हो गए। एंड वो इतने अपसेट हो गए कि दैट शी वाज नॉट एबल टू डू हर डेली कंडक्ट, डे टू डे लाइफ का, जॉब पे जाना, वहां डिले हो रहा था, वहां मन नहीं लग रहा था, बार बार रोना आना। एंड हस्बैंड वाज लाइक कि अरे हम तुम्हारे साथ है, हम सब हेल्प कर रहे हैं और हम सब कर मैनेज कर लेंगे मिलके, बस तुम इतना स्ट्रेस मत यस, लो। और उनको जो भी तकलीफ थी वो 2-3 दिन में वो हॉस्पिटलाइज थे और रिटर्न भी आ गए। फिर भी ये टेंशन कर रही है। हाँ। और फैमिली कैसे चल रही है ना, फैमिली सब हेल्प कर रही है, साथ में यस, कैसे दिख रहा है कि जो बेटा है, फिर बेटे को लेकर टेंशन कि वो अगर नहीं अच्छा उसने पढ़ाई की तो उसका कैसे होगा। सो ऐसे कॉन्स्टेंटली बोलना, ये करना, और फिर उस पे रोना। मतलब उसकी जो कंडीशन थी ना वो हमें बहुत पिटीफुल लग रही थी, जो वो फील कर रही थी कि कंडीशन पिटीफुल नहीं थी, पर वो फील कर रही थी कि मैं बहुत पिटीफुल स्टेट में हूँ। यस, यस। तो ये सब सोच के ना हमने उसे पल्सेटिला दिया था। ऐसा खिला दिया। जी। यस मैम। जो कॉमन से है कि अब वीपिंग वाइल नरेटिंग हर सिम्टम वगैरह, वो तो था ही। पर हम ये भी देखेंगे कि पल्सेटिला जो है ना, पल्सेटिला रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग टू सीरियसली में भी है, पर यस। एट द सेम टाइम वो उसका जो एनवायरनमेंट है वो उससे परेशान नहीं है। वो जो वो सब उसको पैम्पर कर रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और ये भी यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। एक पल्सेटिला होती है जो बहुत सेल्फिश होती है, पर अगर हम देखा जाए तो पल्सेटिला इवन सेल्फलेस में भी मिलती है। यस, यस मैम। ये सारी चीजें करने के लिए रेडी होती है। सो हमने उनको पल्सेटिला दिया था एंड शी वेंट परफेक्टली ऑल राइट। एंड जो हमारे वो पेशेंट थे, तो उसके बाद लिटरली आई वुड से कि उनके पति का फोन आया कि शी इज रियली डूइंग वेल 4 दिन में, कि वो अभी सारे उसके जो मीटिंग्स है वो अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रही है। और ग्रेट। जो उनके जो हेड है
वो भी कोई कंप्लेन नहीं है। मतलब वहाँ के मतलब कितना ये था कि ये लेडी कितनी माइल्ड, यील्डिंग एंड अफेक्शनेट थी, जो उनके सबॉर्डिनेट्स थे या फिर उनके जो बॉसेस थे, वो भी उसको लेके कंसर्न थे कि कंसर्न थे। यस, पल्सटिला के आसपास का एनवायरनमेंट इतना अच्छा होता है ना कि सभी उसके लिए कंसर्न हो जाते हैं। हाँ, सो पल्सटिला में और कैसे था ना, पल्सटिला में हॉरिबल स्टोरीज अफेक्ट्स हिम प्रोफाउंडली, हॉरिबल यस। एंड सैड स्टोरीज, तो उसमें भी पल्सटिला आता है। लव फॉर फैमिली में भी होता है। फिर दे आर मोर सिंपैथेटिक, दे आर यील्डिंग, कोक्विटिश, उनमें बॉयंसी होती है। एंड बेसिक फीलिंग ऑफ क्या है ना कि हेल्पलेसनेस की फीलिंग सबसे ज्यादा है। और यस। एक दूसरी पल्सटिला होती है कि उसमें हेल्पलेसनेस की फीलिंग तो होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, पर दे आर सेल्फिश कैसे होते हैं ना, क्योंकि वो मैनिपुलेट अच्छा कर लेते हैं because of their the sweet tone, the sweet appearance and the coquettishness. तो उनको जितना लव एंड अफेक्शन मिलेगा ना उतना उनके लिए कम होता है, इसीलिए दे लाइक टू बी केयर्ड स्लोली। यस। सो यस। दीज आर द पल्सटिला। यस, अफेक्शन एब्जॉर्ब, जितना मिल जाए उतना प्यार कम है। अगर यस। आप इंटरनेट पे जाओगे और वहां पे अगर आपको वीडियो अगर मिलता है, तो एक रास्ता जो बन रहा है, तो आजकल एक अलग मटेरियल आया है जिसमें जो फ्लड्स जो हम देखते हैं ना इतने सारे, तो रास्ता जो बन रहा है ना, तो वो रास्ता ऐसे बनता है कि उसमें आप कितना भी पानी डालो, ऊपर से वो सूखा ही दिखाई देगा। ओके। तो वो जितना आप उसमें एब्जॉर्ब करने की उतनी कैपेसिटी होती है वो पल्सेटिला में, यस, जितना भी प्यार करो उतना ही कम है। उतना भी कम है, क्योंकि वो फ्लावर है ना, इट इज अ डेलिकेट फ्लावर। उसको अगर हाथ भी लगा दो उसके स्टेम को, तो वो तुरंत वहां पे इम्प्रिंट छोड़ देता है। यस। यस मैम। सो हम एक और केस देखेंगे। दिस इज अ केस अगेन ऑफ अ लेडी। शी केम टू अस कि मुझे थोड़ी ओबेसिटी हो गई है एंड मैं अभी लिथार्जिक फील कर रही हूँ। अगेन शी वॉज एट अ वेरी गुड पोस्ट इन अ कॉर्पोरेट कंपनी एंड तो हमने कहा कि कब से हो रहा है, तो शी इज लाइक कि ऑलमोस्ट मुझे 1 साल हो चुका है, तब से मुझे ये सारी तकलीफें हो रही है कि भूख कम लगना, मन नहीं करता, और ज्यादा मैं किसी से रिलेट करना वगैरह भी मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे सब। तो हमने फिर उसे पूछा कि क्या एग्जैक्टली क्यों ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। वैसे देखा जाए तो उसने कहा कि क्या हुआ था ना कि मेरा ब्रेकअप हुआ था। तो लाइक ओके, सो तो हमने कहा ब्रेकअप किसकी तरफ से हुआ था, तो उसने कहा कि ब्रेकअप उसकी तरफ से हुआ था। कभी कभी ये इम्पोर्टेंट होता है। यस। तो ब्रेकअप उसकी तरफ से हुआ था। तो फिर मैंने कहा कि आपको क्या फील हुआ, तो उसने कहा कि ये बार मेरा थोड़ा सीरियस था, तो थोड़ा मुझे ज्यादा हर्ट हुआ। तो जब उसने कहा कि ये बार थोड़ा सीरियस था, मतलब अपने ऐसे कान ऐसे ऊपर होने चाहिए तुरंत होम्योपैथ, तो पकड़ना चाहिए उस टाइम पे। ये बार मतलब, हाँ वैसे तो मेरे 4-5 रिलेशनशिप तो पहले भी रह चुके हैं, और यस। मुझे तब तो वो थे ही, तो फिर ऐसे तब मुझे इतना मैटर नहीं किया था। पर ये बार मैं थोड़े सीरियस नोट पे चल रही थी कि मेरा इस बार मैं कुछ ना कुछ कर लूंगी, और हमारी सोच सकते हैं आगे जाके कुछ तो। पर वो लड़का था, वो चाहता था कि अपन शादी कर ले, और इसका कहना था कि मैं अभी, मुझे टाइम चाहिए, तो मुझे नहीं करनी है। मुझे जो अचीव करना है, जो मेरे गोल्स है, वो मुझे अब तक मेरे कंप्लीट नहीं हुए, तो वो होने के बाद ही मैं सोचूंगी। तो पेरेंट्स भी कितना दिन रुके थे, तो हम एक बार बहुत बार पूछते कि घर में कौन कौन है, तो उसने कहा कि मम्मी पापा है, एक भाई है, पर वो सब गांव रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ जॉब की वजह से। तो यहाँ मैं अकेली ही रहती हूँ, और मैं सब में मुझे जो चाहिए जैसे चाहिए मैं वो सब करती हूँ। मैं सुबह नाश्ता वाश्ता फटाफट बना लेती हूँ, कभी बनाती हूँ, कभी बाहर जाके खा लेती हूँ, और ऑफिस चली जाती हूँ। ऑफिस में हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, टीममेट्स होते हैं। फिर वहाँ पे काम होने के बाद शाम को घर पे आती हूँ, और कभी बाहर चली जाती हूँ घूमने वगैरह। तो मतलब फिलहाल फिर आप मेंटली कैसे रिलेट कर रहे हैं।
तो उसने कहा कि नहीं वैसे तो ठीक ही चल रहा है फिलहाल जो मेरा जो बॉयफ्रेंड है, सो आप ये देखिए कि अभी उसका वापस से एक नया बॉयफ्रेंड है। यस। तो हमने कहा तो ठीक है, तो मतलब मैं नहीं समझी। तो उसने कहा हाँ, तो उस टाइम पे अभी उसने मना कर दिया, तो कुछ दिन तक मुझे बुरा लगा। फिर मैंने सोचा ठीक है, ये नहीं तो कोई और सही, तो क्यों यस। इतना मन दुखाना। तो मैं तुरंत फिर मैं इससे कोइंसिडेंटली मिल गई 1 महीने भर के बाद। और फिर इस बार तो मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने उसको पहले ही बता दिया कि वी वुड नॉट बी गेटिंग मेंटली इन्वॉल्व। अगर कुछ टाइम के बाद अगर मुझे लगा तो फिर हम देखेंगे। इट वाज एज इक्वल एज फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स। अगर किसी ने देखी यस। होगी मूवी तो आप समझ जाएंगे। तो हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह ही रहेंगे, पर इमोशनली इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो यहाँ पे फिर हमने उसको उस टाइम पे फ्लूरिक एसिड दिया था। यस। ओके, इमोशनली कहीं पर भी अटैच नहीं होना चाहती है ये। क्या चाहते, दे आर मोर मटेरियलिस्टिक। यस। लिबर्टिनिज्म होता है, इमोशनली वो कहीं पे भी नहीं होते। लिबर्टिनिज्म होता है, मटेरियलिस्टिक होते हैं। दे डोंट वांट, और वो कहीं पे एक जगह पे रुक नहीं सकते। तो हमने ये यस। सब सोच के उनको तब फ्लूरिक एसिड दिया था। यस। सो इसमें दिस, एक और, यस, हाँ, एक और रुब्रिक है ना मैम, आइडिया ऑफ मैरिज इन अनड्यूरेबल, क्या यस है? यस शिल्पा। मतलब क्या है ना कि उनको है ना कमिटमेंट नहीं चाहिए। दे डोंट वांट टू कमिट एनीथिंग। उनको किसी बंधन में नहीं बंधना है। अभी मैरिज क्या होता है, ये हमें मोहंती सर ने बहुत बढ़िया बताया था। मैरिज मतलब क्या है कि मैरिज मतलब बंधन। बंधन का अगर अपन ये करेंगे तो बंधन इज नॉट कि बंधन मतलब एक दूसरे को बांध दे, एक दूसरे को जकड़ ले, बट इट इज लाइक बांधो ना। जब हम ओके। मतलब दोनों एक दूसरे से जुड़ेंगे, पर साथ ही में दोनों की उतनी ही ग्रोथ होगी। पर यस। जब मोस्टली हम क्यों क्यों देखते हैं मैरिजेस के बाद, हम देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म या हाइपरथायरॉयडिज्म ये रिलेट होने लगता है। क्योंकि क्या होता है, वो खुद को जकड़े हुए फील करते हैं। और ना ही यस। एक दूसरे, कैसे होता है ना कि एक दूसरों को फ्री रख के भी एक दूसरे के साथ होना। यस। तो वो जो ट्रस्ट होता है, वो जो इमोशनल बॉन्डिंग होती है ना, वो उतने लेवल तक नहीं पहुंचती। और जब वो नहीं पहुंचती है तो वो डोमिनेंसी फील करना, डिप्रेस्ड फील करना, या फिर एक्सप्रेशंस को बाहर न निकाल पाना। निकलने देना। हाँ, तो दैट इज व्हाई शुरू में बताया था कि इट्स अ वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन। यस। Android is nothing but you have to express yourself, and unless you express, वो क्या बोलते हैं, वो खिलेगा नहीं। वो इंसान जो है उसकी ग्रोथ नहीं होगी, यस। वो चीजें बाहर उभर के नहीं आएंगी। यस। और फिर एक और सिंपल केस है, बहुत ही सिंपल है, आप सब लोग इमीडिएटली क्रैक भी कर लेंगे। कि घर में डोमिनेंसी चल रही है, वो जो लेडी है उसको गुस्सा भी उतना ही आता है अंदर से। एंड उसकी सिचुएशन ये हो गई थी कि आफ्टर मैरिज शी वांटेड टू एक्सेल हरसेल्फ, और उसको उसमें आगे पढ़ाई करनी थी। पर बिकॉज कि घर के मान नहीं रहे थे, तो वो उस चीज को कर नहीं पा रही थी। ये बहुत ही कॉमनली हमें मिलता है कि यस। मुझे पढ़ाई भी करनी है और उसके बाद उसमें जाके मुझे बिजनेस भी करना है। तो हमने उसे कहा कि फिर आप क्या कर रहे हो, कैसे मैनेज कर रहे हो। और तो उसने कहा कि मैं फिलहाल तो वो नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैंने घर से एक छोटा सा मेरा एक ऑनलाइन बिजनेस मैंने शुरू किया है। पर मेरी जो चाह थी कि मुझे जो बीएड करके टीचिंग लाइन में जाके मुझे मेरे खुद के क्लासेस स्टार्ट करने थे, जो मैं नहीं कर पा रही हूँ। और अभी तो और भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि फिलहाल तो मेरे बच्चे भी छोटे हैं। तो मैं घर बैठे क्या करूँ, तो मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन का ही कर लूँ, घर पे ही रहूंगी, बच्चों को भी देख लूंगी। तो हमने कहा कि फिर आपको जब मन में क्या लगता है, तो वो कहती है कि मुझे मन ही मन बहुत गुस्सा आता है, मुझसे वो बेर नहीं होता।
पर मैंने फिर कहा कि आप शेयर कर लेते हो, फिर आपके हस्बैंड को आप बता सकते हो नहीं? तो बोले नहीं, मैं उनको नहीं बता पाती हूँ, फिर हमारी बहस हो जाती है और फिर मैं उस चीज को हैंडल नहीं कर पाती हूँ और फिर मैं उसी चीज को मतलब मैं अपने आप रखती हूँ और वही सोचते रहती हूँ। तो हमने उनको स्टैफिसाइग्रिया दिया था। एक तो बेसिक सप्रेशन ऑफ इमोशंस है एंड कॉवर्डनेस है। यस सो यस सप्रेशन का जो मतलब जो सप्रेस्ड फीलिंग है ना, कि वो उसको जो भी हो जाए वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी कि मेरे को ये करना है और मैं करना चाहती हूँ। तो बोले कि मैं नहीं बता पाती उनको, क्योंकि अभी कैसे भी बताऊं तो वो तो मानेंगे ही नहीं और फिर हमारा झगड़ा भी हो जाता है। तो झगड़ा हो जाता है तो फिर मैं ना बताऊं वही ठीक है। तो हमने उनको यस स्टैफिसाइग्रिया दिया था एंड चेंज ऐसे आया ना कि वो घर में ही अभी भी वो घर में ऑनलाइन जॉब कर रही है उनका, एंड शी इज डूइंग इट वेरी वेल। कि वो डायनामिक लेवल पे कैसे काम करता है ना, जहां जो जरूरत है ना वहां पर वहां पर वो एक्ट करता है। कि उसकी जो यस जिद थी कि नहीं मुझे पढ़ना है और मुझे वो नहीं करने मिल रहा है, और जो डोमिनेंसी वो फील कर रही थी, तो वो जो फीलिंग है ना, तो वो फीलिंग उसकी वो कम हो गई। एंड फिर इवन शी एक्सेप्टेड हर सराउंडिंग एंड थिंग्स स्टार्टेड मूविंग वेल। यस बेसिकली मैम, जैसे स्टैफी के इवोल्यूशन में ये चीजें हमें देखने को भी मिलती है कि सप्रेशन इनिबिशन ये बहुत ज्यादा रहता है। जी, और इसमें एक डायरेक्ट रूब्रिक भी है ना, कवर्डाइज ओपिनियन विदाउट करेज टू एक्सप्रेस हिज ओन। वेरी गुड, यस। तो यस, तो ना ये तो वो एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस कर पाती है, तो वो यस फॉरवर्ड भी रहती है, पर साथ में इच्छा है क्या, तो इच्छा है बहुत ज्यादा यस है। अगर हम स्टैफी का अगर प्लांट भी देखें, तो अगर हम डॉक्ट्रिन देखेंगे, तो डॉक्ट्रिन में स्टैफी के प्लांट में कैसे मिलता है ना, कि वो बुश जो है ना, तो इसमें जो फ्लावर्स आते हैं वो अलग अलग कलर्स के भी होते हैं और हर एक दूसरे के ऊपर चढ़ते रहता है। अगर ये यस अगर ये लेवल तक है, तो जो दूसरा आएगा ना वो उसके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सो ओके। उसमें जो है, इसलिए हम वो जो एक फेम का रूब्रिक है, यस, एम्बिशन इंक्रीज पेम फॉर। और फेम राइट, जो रूब्रिक है ना, वो वहां से हमें डॉक्ट्रिन से मिलता है। कि उसकी जो चढ़ाव जो चलता रहता है ना, कि हर जगह उसको भी आगे बढ़ना है, पर फॉरवर्डनेस है कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, एंड इसीलिए वो लैंड अप होता है बाकी डिसीजेस में। जैसे यस सेपिया भी देख लो, सेपिया में इतना क्यों होता है ना, सेपिया हम ज्यादा करियर ओरिएंटेड बोलते हैं। तो सेपिया में क्या होता है कि, पर अगर हम ये भी देखेंगे, सेपिया में वो केयरफुल ऑफ है, सबका उतना ही ध्यान रखती है, उसको एंजाइटी है, फिर यस राइट, तो वो सबका उतना सब करती भी है। पर एक स्टेज आता है सेपिया का, जहां वो क्या होता है कि उसको जिस तरह से उसको जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए था, जो अप्रिसिएशन मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। यस तो मतलब मैं ज्यादा रूब्रिक फॉर्म में नहीं बता रही हूँ, जो कोर है वह बता रही हूँ और शॉर्ट में बता रही हूँ। कि यस मैम। वो रिकॉग्निशन होता है, जो उसका जो चाह होती है, फिर उसे लगता है कि अरे, अगर मैं सब इतना सबके लिए कर करके रोज दिन रात मर मर के, इसीलिए हम बोलते हैं ना वोर्न आउट वुमेन, वो यस वुमेन्स रेमेडी, जो सबके लिए डांस करती है, सबके लिए सबका ख्याल रखती है, सबको टाइमली सब रिलेट करती है। पर वो जब टाइमली जब रिलेट करती है, तो उसे लगता है कि आज मैं इतना सब कर रही हूँ, तो बदले में आप मेरे को एक सिंपल, मैं आपको अगर खाना परोस रही हूँ, ओके, एक सिंपल से कि मैं आपको खाना परोस रही हूँ, अरे आप देखो तो तरह सही मेरी तरफ, ओके। यस या फिर मैं घर से बाहर से, अगर सारे घर बाहर के काम करके मैं घर पे आ रही हूँ, तो जब मैं घर पे आती हूँ तो एटलीस्ट मेरे लिए दरवाजा तो खोलो, या फिर नजर उठा के तो देखो। तो वो यस सब वो एक और रूब्रिक है ग्रेव यार्ड का, यस यस राइट। alone in the graveyard. सो Yes. दैट इज द फीलिंग दैट शी इज अलोन इन द ग्रेवयार्ड, यानी कि ये सारे मुर्दे लोग हैं जो मेरे आसपास है, और इसलिए उससे वो अकेला फील होता है। अभी पेशेंट आके तो ऐसे नहीं बोलेगा ना
कि मुझे ऐसे लगता है कि सब मैं किसी मुर्दे घर में हूँ या फिर सब आजू बाजू में लोग ऐसे हैं। तो उसका कहना ये होता है कि उतना भी उसकी तरफ कोई ध्यान देता नहीं है। यस सो ये जो यस मैम। फीलिंग होती है ना सेपिया की, ये सबसे ज्यादा होती है। फिर वो सोचती है कि ठीक है, इसलिए फिर वो इंडिफरेंस में चली जाती है। यस और जब वो इंडिफरेंस में इतनी चली जाती है कि इंडिफरेंस लाइज विद आईज क्लोज, फिर तू उधर कुछ भी कर, अब मुझे फिर कोई फर्क नहीं फर्क नहीं पड़ता। पड़ेगा। और वही नहीं पड़ता। कॉकटेल भी इंडिफरेंस विद आईज आईज क्लोज में जाती है। पर वो क्यों जाती है ना, क्योंकि वो भी कर करके थकती है। पर कॉक्यूलस में जो है ना, कॉक्यूलस में उसे ऐसे लगता है कि अगर मैं अभी थोड़ा भी रेस्ट नहीं करूंगी तो मैं आगे वापस मेरा जो नर्सिंग है, केयरिंग है, वो नहीं वो कर नहीं पाऊंगी। कर पा। यस बेसिकली उसका जो कंसर्न होता है ना कि अरे मैं अगर थक गई, मुझसे अगर मेरे से नहीं अगर हो पाया तो उनका कौन ध्यान रखेगा। ध्यान रखेगा। यस और जो सेपिया में होता है वो ज्यादा करके डोमेस्टिक लेवल पे ज्यादा फीलिंग होती है। यस मैम। एंड जो पॉपुलस का जो लव होता है वो ज्यादा ओवर डूइंग, ओवर केयरिंग, ओवर लविंग, जो इसीलिए उनके वो एलिमेंट्स में दिखती है। यस एलिमेंट्स फ्रॉम केयर्स एंड वरीज लव्ड वन ओवर। यस। यस तो यस मैम। इसीलिए, एंड इतना एलिमेंट, सिर्फ एलिमेंट में नहीं कि उसको फियर भी आता है फॉर द हेल्थ ऑफ द लव्ड वंस। लव्ड वन। यस। सो ये सारे सिंपल सिंपल रेमेडीज है जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आई होप कि ये थोड़ा बहुत काम में आएगा सबको। मैम बहुत काम में आएगा, क्योंकि एक्चुअली में तो देखो हमारे 60 to 70% जो केसेस रहते हैं वो हमारी जो डे टू डे ब्रेड एंड बटर रेमेडी है वही है। जी, बाकी 30 to 40% है वो रेयर रेमेडीज होती हैं, लेकिन पहले हम इनमें तो प्रो हो जाएं जो हमारी बेसिक रेमेडीज हैं। ये एक्चुअली यस सही है, क्योंकि आजकल यस जो हो गया है ना कि रेयर रेमेडी, पर बेसिक यस लेवल पे आपको ये सारी चीजें, बेसिक कोर अगर रेमेडी का मालूम होगा तो आप, और कभी भी अगर आपको नेट्रोम्यूर ठीक से पता होगा ना, तभी आप एक्वामरीना दे सकते हैं, यस क्योंकि यस एक्वामरीना और डेप्थ वाली है उसको। यस हाँ, तो वो और रिजर्व्ड है और सीक्रेटिव है। उसको लगता है कि सब उसको वॉच कर रहे हैं, तो यस स्पाइंग चल रहा है। तो ये जो सब है ना, तो वो तभी हम आगे के रिलेटेड हम जा सकते हैं। यस मैम। मैम आपने बहुत अच्छे से होम्योपैथिक केसेस के बारे में बताया। बस एक और चीज आखिरी में कि किस तरह से लाइफ स्टाइल जो टिप्स हैं, कुछ सिंपल टिप्स डाइट से रिलेटेड, हमारी डे टू डे रूटीन से रिलेटेड, जो थायराइड प्रॉब्लम्स में हेल्पफुल हो सकते हैं। ओके, तो जैसे शुरू में बताया कि आपको कैसे है ना कि कुछ सिंपल सिंपल चीजें होती है जिसमें आपके जो थायराइड लेवल्स जो अप एंड डाउन होते हैं, उसमें भी आपको सिंपल डाइट एंड अगर आप फॉलो करते हो, आप एक्सरसाइजेस रिलेट करते हो, तो भी ये कंट्रोल में आ जाता है, जैसे कि सब क्लिनिकल केसेस होते हैं। सो डाइट रिलेटेड क्या होता है ना कि हॉर्मोन्स आर मोस्टली रिलेटेड टू द प्रोटीन। प्रोटीन। सो आपका जो प्रोटीन डाइट है वो अच्छा होना चाहिए। एंड दूसरी बात है कि आयोडीन, जो यस आयोडीन वाला नमक है, जो हम बचपन से वो सारे एड्स देखते आ रहे हैं, एंड इट इज वेरी सिंपली अवेलेबल। मतलब वो आपके नमक में भी मिलेगा, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में भी मिलेगा। एंड जो पल्सेस होते हैं जो वेजिटेरियंस हैं, तो पल्सेस भी इट गिव्स यू अ गुड प्रोटीन लेवल। ओके, एंड आप जो डाइजेशन का कैपेसिटी जो होता है ना, सो बॉडी शुड टेक, जो एब्सॉर्ब करने का रिलेटेड होता है, तो आपके जो मील्स होते हैं, मील्स के पैटर्न्स, यस ओके, आपका स्लीप एंड मील, फूड यस हैबिट्स, सो ये आपको हेल्प करते हैं। जंक फूड बहुत एक्सेस होना, तो ये दिस क्रिएट्स मोर ओबेसिटी, मोर लिथार्जी एंड मोर डलनेस, और फिर वो वापस फिर वो वर्थ वगैरह तक वो सारी चीजें पहुंचने लगती है। ओके, एंड इसीलिए सो डाइट में अगर आप देखे जाए तो ड्राई फ्रूट्स, उसमें भी वॉलनट होते हैं, वॉलनट, बादाम, ये ज्यादा अच्छे हैं। ओके, एंड यस फ्रूट्स, फ्रूट्स आप ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स ले सकते हो, बिकॉज इट कीप्स यू एक्टिव, इट कीप्स यू लाइट, इट नरिशेस यू, और वो सिंपल होते हैं, इसीलिए उनको ब्रेक डाउन करना और एब्जॉर्ब करना ज्यादा आसान होता है। अगर कोई यस भी डाइट में अगर हम जाएंगे, सबका यही कहना है,
And yes, definitely hydration is very important. So it keeps your skin hydrated. तो ड्राइनेस स्किन का, फिर स्किन के अलग अलग अफेक्शंस जो होते हैं वो हम उससे पहले ही उससे बच जाते हैं. अगर Yes. हम देखें तो हाइपोथायराइड में जैसे आयोडीन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सेलेनियम और जिंक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. सो ये कंटेंट होने वाले जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, हमें वो डेली लेवल पे, इट इज वेरी मिनिमल रिक्वायरमेंट. मतलब इनकी रिक्वायरमेंट बहुत ही माइक्रोग्राम्स में है, बट इट इज दैट इम्पोर्टेंट कि वो अपना पूरा बॉडी सिस्टम हिला सकते हैं. वाह, मतलब इतना इम्पोर्टेंट है. यस. एंड फिर आता है एक्सरसाइज. एक्सरसाइज में आप आइदर यू आर योगा पर्सन और यू आर व्हाट जिम पर्सन. आजकल ये बहुत है ना, मैं योगा पर्सन हूँ, जिम पर्सन हूँ, तो मैंने दोनों भी किए हैं. सो इट इजंट लाइक दैट. आपका जो बेसिक मेटाबॉलिज्म रेट जो है ना, उसको रेगुलेट करने के लिए एक बेसिक एक्सरसाइज की नीड होती है. सो आपको जो है मिनिमम 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज इज मोर देन इनफ फॉर एनी ऑफ योर प्रॉब्लम्स. जैसे आप Yes. हाँ, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो गया, या फिर थायराइड से रिलेटेड जो बाकी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे पीसीओडी आती है, वापिस से डायबिटीज रिलेट होते हैं, तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स है ना, तो उसको भी ये रेगुलेट करने में उतना ही हेल्प करते हैं. अगर जिमिंग की तरफ देखा जाए तो आपको कार्डियो ज्यादा करना है, तो कार्डियो हेल्प्स यू. कार्डियो में जैसे साइकिलिंग हो गया, ट्रेडमिल का वॉकिंग हो गया, तो वॉकिंग में भी आपके स्टेप्स होने चाहिए, प्रोग्रेस होना चाहिए. और अगर आप जिम ना भी जाते हो तो सिंपल आउटडोर ट्रैक्स पे जाके आप वॉकिंग करते हो. पर वो वॉकिंग जो होता है ना, आजकल सब ऐसे ग्रुप में वॉकिंग करने जाते हैं, और ग्रुप में जाते हैं ना तो ऐसे गप्पे मारो, कैसा है, फिर आज घर पे क्या हुआ, फिर मैं आज दिन भर क्या करने वाली हूँ, करने वाला हूँ. तो ये सब चीजें है ना, ये ना करते हुए ब्रिस्क वॉक करना चाहिए. और हर एक ने अपने स्पीड के हिसाब से ब्रिस्क वॉकिंग, यानी सब लोग क्या करते हैं, बहुत फास्ट चलते हैं और फिर हाफने लगते हैं 2-3 मिनट के बाद. ब्रिस्क वॉकिंग फास्ट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कैपेसिटी. और मेरे Yes. हस्बैंड अगर वॉकिंग के लिए जाएंगे तो उनके कैपेसिटी से फास्ट चलेंगे, और मैं अपने कैपेसिटी से फास्ट चलूंगी. एंड उससे आपका जो बेसिक मेटाबॉलिज्म का जो रेट है वो एनहांस होगा और वो स्टिमुलेट होगा. एंड व्हेन दिस स्टिमुलेट, बॉडी में रिक्वायरमेंट आती है. फिर जब बॉडी में रिक्वायरमेंट आती है एनर्जी की, तब वो सारे सेल्स जो ठप पड़े होते हैं बेसिकली फॉर द हाइपोथायरॉयडिज्म, वो एक्टिवेट होने चालू होते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं. यस. मेटाबॉलिज्म शुरू होता है. और जब मेटाबॉलिज्म होगा तो ब्रेक डाउन होगा, फिर वो फैट का ब्रेक डाउन हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन हो जाएगा, और साथ में प्रोटीन भी होगा और ग्लूकोज फॉर्मेशन होगा. और दिस सिंपल ग्लूकोज जो फॉर्म होगा वो आपको एनर्जी देगा, एंड दैट विल कीप यू अपलिफ्टेड फॉर द एंटायर डे. यस. तो एट द सेम टाइम आपकी जो स्लीप है, स्लीप भी उतना ही इंपॉर्टेंट है. अराउंड 6 to 7 आवर्स ऑफ स्लीप उतना ही आपको मेंटेन कर सकती है. क्योंकि आजकल कैसे रील का जमाना हो गया है. सो हम खुद भी ऐसे कई बार ऐसे हो जाता है कि रात को नींद नहीं आई, रील देखते बैठे हैं, और जब हम रील देखने लगते हैं तो उसमें इतने खो जाते हैं कि टाइम कहाँ चला जाता है पता ही नहीं चलता. Yes. जब सुबह उठते हैं तो उसमें से एक भी रील आपको याद नहीं आती. Yes. मतलब ऐसा कोई भी रील नहीं होता है कि आपको बहुत याद आ जाए. उल्टा हम ये सोचते हैं, अरे हाँ ये कहीं तो देखा था. सो इट मेक्स यू, गिव्स यू मेंटल फटीग. आप मेंटली फटीग हो जाते हो, और जब आप मेंटली फटीग होते हो तो अगेन आपकी जो दिन भर की एक्टिविटी है उस पे वो हैम्पर करती है. एंड दैट्स द ओनली रीजन व्हाई सब बोलते हैं कि बाबा लेट नाइट तक रील्स या फिर आप मोबाइल जब देखते हो तो आपकी आंखें ज्यादा थकती है. Yes. सो दिस डजंट हैपन कि जो जिम वाले लोग हैं और जो योगा से रिलेटेड है, तो हम उनको कहेंगे कि सूर्य नमस्कार इज द बेस्ट वन फॉर योर एंटायर बॉडी मेटाबॉलिज्म. सो उसमें भी एक पैटर्न कैसे होता है ना, कि अगर आप शुरू करते हो तो हम हमेशा बोलते हैं कि आप 3 सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करो. कभी भी डायरेक्टली 12 मत करो, क्योंकि आप पहले दिन 12 सूर्य नमस्कार करेंगे और फिर लाइफ में कभी नहीं करेंगे. Yes. तो पहले दिन 3 करो, दूसरे दिन भी 3 करो, एक हफ्ते तक 3 सूर्य नमस्कार करो,
और फिर धीरे धीरे बढ़ाओ, क्योंकि आपकी बॉडी फिर बढ़ाओ। उसको अडेप्ट होती है। और फिर आप बढ़ाओगे ना, तो उसके बाद ये देखना है कि आप उसको फास्ट करना है आपको। यस। मतलब ऐसे भी कर सकते हो, 3 सूर्य नमस्कार नॉर्मल लेवल पे, 3 सूर्य नमस्कार फास्ट लेवल पे, वापस से नॉर्मल, ऐसे करते करते आप अल्टरनेट 12 सूर्य नमस्कार भी अगर करते हो, तो ये आपका एनी हार्मोनल प्रॉब्लम होगा उसको आपको सॉल्व होने में ज्यादा फास्ट हेल्प होती है, बिकॉज इट हेल्प्स यू रेगुलेट योर एंटायर बॉडी। अगर आप उनके स्टेप्स देखेंगे तो उसमें हर बॉडी का मूवमेंट है। यस। सेकेंड इज द प्राणायाम। अगर आप अच्छे से प्राणायाम किसी से सीख लेते हो तो इट इज वेल एंड गुड। या फिर मतलब उसमें कैसे होता है कि अपन नाड़ी शुद्धि प्राणायाम बोलते हैं, सिस्कारी प्राणायाम बोलते हैं। सो ये जो सारे प्राणायाम होते हैं, अनुलोम विलोम है, तो अगर हम प्रॉपरली टेक्निकली सीख लो तो बहुत बढ़िया है। अगर वो भी ना होता हो तो सिंपल सुबह उठ के आपको डीप ब्रीदिंग करना है। ओके, सिंपल। आप अगर Yeah. 10 मिनट भी नहीं लगते हैं, 10 टाइम्स यू हैव टू ब्रीथ डीप इन एंड एक्सेल स्लोली। अगर आप ये भी करते हो, स्टिल योर Yes. बॉडी गेट्स एक्टिव वेरी नाइसली एंड आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर वो स्किन पे ग्लो आना, खुद को अच्छा फील करना, एक्टिव फील होना, ये सारी चीजें होने लगती है, तो पर्सन एक्टिव होता है। तो ये सिंपल सिंपल Yeah. चीजें, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि हैनिमन ने भी उनके जो 6th एडिशन में है, एंड में उन्होंने डाइट एंड रेजिमेन, एक्सरसाइजिंग, इन सब चीजों को उतना ही इम्पोर्टेंस दिया है। इम्पोर्टेंस दिया है। यस। अगर यस वो मैम। कुछ साल और भी होते ना तो हमें शायद कुछ चीजों का और भी डिटेल्ड मिल जाता था। यस मैम। मतलब बिकॉज इट इज रिटन इन द लास्ट, इट उसको उन्होंने एक्सपीरियंस से पता किया था कि सिर्फ सिंपल सिंपल चीजें डाइट की अगर अपन फॉलो कर ले तो अपना आईबीएस का प्रॉब्लम, पेट के कब्ज का प्रॉब्लम, ये सब चीजें सॉल्व हो सकती हैं। या फिर यस। सिंपल बहुत सारी चीजें होती है जो आपकी सॉल्व हो सकती है। यस। सो मतलब ये है। हाँ। यस मैम। डाइट डाइट भी उतना इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। ओके, जो और आपको आपके बॉडी को बैलेंस करता है। हम्म। तो अगर इन यस। तीनों में से अगर कोई एक भी डिस्टर्ब हो जाता है तो आपका वो जो स्टैंड है, आपका जो टेबल है, वो गिरने वाला है। गिरने वाला है। यस। यस। हाँ शिल्पा, मतलब आप बोलो। यस, मतलब सारी चीजों का इम्पोर्टेंस इक्वल है ना। हम ये नहीं कह सकते कि हमने अच्छा खाना खा लिया तो हम सोने पे ध्यान ना दें, या अच्छा सो लिया तो हम एक्सरसाइज पे ध्यान ना दें। हमको अच्छा खाना भी है, अच्छा सोना भी है, और 30 मिनट कम से कम जो है एक्सरसाइज भी देना है, जो भी हमारी बॉडीली एक्सरसाइज है। जी जी, 3 मिनट 24 आवर्स, 30 मिनट्स 24 आवर्स में आप निकाल सकते हो और इतना डिफिकल्ट नहीं है। यस मैम। यस मैम। आई थिंक निकाल ही सकते हैं ना मैम। जब मोदी जी कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? वो पूरा देश संभाल रहे हैं। उन्होंने एक्चुअली क्या है ना, राइट नाउ जो अगर यस। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो ओबेसिटी के सबसे ज्यादा हमें पेशेंट्स मिल रहे हैं, एंड ओबेसिटी यस। इज लीडिंग टू मेनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स। मतलब यस। वो डायबिटीज होने दो, फिर वो थायराइड प्रॉब्लम्स होने दो, फिर वो यूट्राइन प्रॉब्लम्स होने दो, इट माइट बी एनी। सो यस। कार्डियक प्रॉब्लम्स भी बहुत बढ़ रहे हैं। तो फिट इंडिया आंदोलन है जो उन्होंने इतना बेसिक लेवल पे जो किया है, आई थिंक इट इज हैट्स ऑफ टू द विजन ऑफ हिज, कि उन्होंने ये शुरू किया। यस मैम। तो फ्रेंड्स, देखा आप सभी ने किस तरह से थायराइड हार्मोन जो है हमारी बॉडी और हेल्थ के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण लिंक है। और जैसे कि मैम ने बताया कि कैसे थायराइड जो है हमारी बॉडी और माइंड के साथ भी कम्युनिकेट करता है। और जब ये प्रॉब्लम कम्युनिकेशन लेवल पर आती है, मतलब हम अपने मन की बातें या हमारी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, वोकल अप नहीं हो पाते हैं, तो जो है हमें थायराइड की प्रॉब्लम शुरू होती है। सो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो भी हमारी फीलिंग्स हैं या जो भी हम सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसे किसी अपने के साथ शेयर करना। और अगर आप उसे अपनों के साथ नहीं शेयर कर पा रहे हैं तो आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के साथ, काउंसलर के साथ शेयर कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज मैम ने बताई होम्योपैथी के बारे में, कि कैसे होम्योपैथी जो है थायराइड प्रॉब्लम्स को
डील करने में, थायराइड इश्यूज को क्योर करने में हेल्प करती है, क्योंकि हम प्रॉब्लम को नहीं डील कर रहे हैं, हम मैन को डील कर रहे हैं। हम इंडिविजुअलाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू जो है उस पर्सन को जो है ट्रीट करते हैं। तो थैंक यू नीलम मैम, थैंक यू सो मच, आपने जो आज हमारे साथ थायराइड के बारे में इतनी महत्वपूर्ण बातें शेयर की और हम सबको इतने सिंपल तरीके से ये बताया कि कैसे थायराइड हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पोर्टेंट है। और सबसे इंटरेस्टिंग इस पूरे पॉडकास्ट का ना मुझे वो फादर मदर और डॉटर वाला कॉन्सेप्ट लगा, जो आपने बहुत अच्छे से समझाया। मतलब कॉलेज में भी इतने अच्छे से नहीं समझा था, लेकिन आज बहुत अच्छे से समझ गया। थैंक यू सो मच। Yes. आई एम रियली ग्लैड कि मैं आज ये आपके पॉडकास्ट के थ्रू अपने कुछ व्यूज शेयर कर पाई हूँ। एंड Yes. माय डीप ग्रैटिट्यूड टू राव सर, मोहंती सर, गुप्ता सर, जिन्होंने हमें इतने डेप्थ में और इतने इजी तरीके से समझाई है ना Yes. चीजें, कि पेशेंट कैसे बोलता है, क्यों बोल रहा है, और उसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो समझने की क्या है? कोशिश कीजिए। उसमें ही आपको Yes. केस मिल जाती है। Yes. आपको बाकी ज्यादा कहीं डेप्थ में जाने की जरूरत, बहुत से 70% केसेस में जरूरत नहीं पड़ती। पेशेंट कैसे आ Yes. रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, एंड उसने हंसा तो क्यों हंसा, रोया तो क्यों रोया, उसके पीछे का जो कंसर्न है, उसका एडाप्टेशन है, कोई सिचुएशन हैंडल Yes. करने का जो उसका तरीका है, तो ये उन्होंने इतने सिंपल फॉर्म में सिखाई ना, तो वो हमें आज भी बहुत हेल्प करती है। और उसको आगे लेके जाने का काम हमारे मेंटर्स कर रहे हैं। तो उनको Yes, भी ma'am. बहुत थैंक यू, क्योंकि हम उसको और पॉलिश कर पा रहे हैं उनके थ्रू। Yes, ma'am. सो पूरे HHF टीम को मेरा डीप ग्रैटिट्यूड। एंड यस, ऑफ कोर्स, थैंक्स टू यू शिल्पा, कि मैं आज इतना शेयर कर पाई आपसे। एंड ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम डेली बेसिस पे देख सकते हैं। एंड थैंक्स टू Yes. माय हस्बैंड, डॉक्टर सारंग रहालकर, द Yes. बैकबोन। फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है मैम, हस्बैंड अगर सपोर्टिव हो और जी अंडरस्टैंडिंग हो। जी। Yes. इनफैक्ट ये लेक्चर भी जब हम प्रिपेयर कर रहे थे, तो उनके भी इतने सारे इनपुट्स थे, उसके वजह से ये और आसान हो गया है ये सब शेयर करना। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much for coming थैंक यू here. सो मच। यस, थैंक यू। एंड सब लोग खुश रहो। एंड जो है शेयर करो, बातें करो। एंड अपने आपको जो कुछ भी लगता है कि आपको गेन करना है, वो आप एक अच्छे तरीके से गेन कर सकते हो, पर Yes. एट द सेम टाइम अपने सराउंडिंग का भी उतना ही ख्याल रखो। ख्याल रखो। थैंक यू Yes. वेरी मच। Thank you, ma'am.